अध्याय 81 जादुई आधारशिला व्यापार मंच। अनुवादक 54,96,90,339। 1 घंटे बाद लू चेन के उस कमरे में जहां आधारशिला रखी गई थी, हवा से एक विशाल बर्फ सफेद पत्थर की दीवार दिखाई दी। दीवार पर अज्ञात सामग्रियों से बने 400 से अधिक सफेद चिन्ह लटके हुए थे। वे 1.5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े थे। सबसे ऊपर वाला बैंगनी रंग का था। तांग जेन का नाम सामने की तरफ उकेरा गया था, जो शहर के भगवान की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। पीछे की ओर टावर की हेरल्ड्री थी। तांग जेन के विचारों के हेरफेर के बाद एक शक्तिशाली चीनी दिव्य ड्रैगन साइन बोर्ड के पीछे दिखाई दिया। यह इस इमारत की विरासत थी। दिव्य ड्रैगन के दोनों ओर दिव्य ड्रैगन नामक एक सील लिपि का पात्र था। होली ड्रैगन सिटी, तांग जेन ने अपनी इमारत को यही नाम दिया था। ये सफेद टैग लाओचेंग के निवासियों के पहचान पत्र थे। केवल जब लाओचेंग के निवासी उन्हें पहनते थे तो वे आधिकारिक तौर पर लाओचेंग द्वारा पहचाने जाते थे और लाओचेंग के विभिन्न लाभों का आनंद लेते थे। जब निवासी बाहर जाते थे तो इसे अन्य इमारतों में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। साथ ही इसमें कुछ ऐसे कार्य भी थे जिन्हें विकसित किया जाना बाकी था, जो इमारतों के उन्नयन के बाद ही सामने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। पहला निवासी कार्ड सबसे बुनियादी सफेद कार्ड था। अंक प्राप्त करने और शहर में योगदान देने के बाद ही इन बुनियादी कार्डों को धीरे धीरे अपग्रेड किया जा सकता है। साथ ही रेजिडेंट कार्ड का रुतबा भी और ऊंचा हो जाएगा। लूचेंग एक स्थिर घर और सख्त पदानुक्रम वाला देश दोनों था। सक्षम लोगों को दफनाया नहीं जाएगा और औसत दर्जे के लोग अपने शेष जीवन के लिए यहाँ रह सकते हैं। एक और बात थी जो समझानी थी। आधारशिला मंच में एक व्यापारिक मंच होगा जहां विश्व मिशन और लाओचेंग मिशन जारी किए जाएंगे। लाओचेंग का कोई भी निवासी यहां मिशन प्राप्त कर सकता है और अंक प्राप्त कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अंक प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके थे। एक था आधारशिला मंच पर कार्यों को पूरा करना और दूसरा था दिमाग के साथ अंकों का आदान प्रदान करना। मिशन से प्राप्त अंकों को आधारशिला मंच द्वारा जारी और गणना की गई, जिसका उपयोग पूरे जंगल की दुनिया में किया जा सकता है। कृषकों को अंक प्राप्त होने के बाद वे जंगल में कुछ शक्तिशाली टावरों में दूसरे पक्ष के लिए अद्वितीय वस्तुओं का आदान प्रदान भी कर सकते थे। यदि कोई आधारशिला मंच पर सामान खरीदना चाहता है और नीलामी में भाग लेना चाहता है, तो उसके पास बड़ी संख्या में अंक होने चाहिए। यही कारण था कि लूचेंग के कई प्रबंधक अंक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अब जब तांग जेन पवित्र ड्रैगन शहर का शहर भगवान बन गया था, तो यह अपरिहार्य था कि वह अपनी भविष्य की योजनाओं में अंक अर्जित करने को शामिल करेगा। तांग जेन ने अपने दिल के विचारों को दूर फेंक दिया जब उसने उन भटकने वालों को देखा जिनके चेहरे थके हुए थे लेकिन उनकी आंखें पहले से ही प्रत्याशा से भरी हुई थीं। उसने पहला कदम उठाया और दीवार की ओर चल दिया। उसने उस बैंगनी निशान को उतार लिया जो नगर प्रभु का था और उस पर अपना खून टपका दिया ताकि यह पहचाना जा सके कि वह उसका स्वामी है। कार्यों की एक श्रृंखला पूरी करने के बाद तांग जेन पीछे मुड़ा और अपने पीछे के लोगों को देखा। तांग जेन के निर्देशों के तहत कियान लोंग, मुरोंग जियान, ताइसेंग और अन्य लोग आगे बढ़े और प्रत्येक ने उस पर अपना खून टपकाने से पहले एक पहचान चिन्ह निकाला। जैसे ही उनके खून को पहचान चिन्ह द्वारा अवशोषित किया गया, प्रत्येक व्यक्ति का नाम दिखाई देगा जिसने अपना खून टपकाया था। इस क्षण से वे इस शहर के सम्मान और अपमान को साझा करेंगे, साथ जिएंगे और मरेंगे। इसके बाद वॉन्डरर्स पंक्तिबद्ध हो गए। उन्होंने दीवार से एक पहचान पत्र निकाला और स्वामित्व का दावा करने के लिए उस पर अपना खून टपकाया। प्रत्येक पथिक जिसे पहचान पत्र प्राप्त हुआ, उसके चेहरे पर एक उत्साहित और आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति होगी। फिर वे इसे संजोकर रखेंगे और अपने शरीर के पास रखेंगे। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि यह छोटा सा कार्ड उनकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी वॉन्डरर्स ने अपने अपने पहचान पत्र प्राप्त कर लेने के बाद तांग जेन ने सभी को कमरे से बाहर जाने और अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अलग होने का आदेश दिया। कुछ निवासी युद्ध क्षेत्र की सफाई करने और राक्षसों के दिमाग इकट्ठा करने के प्रभारी थे। कुछ निवासी लोगों के रहने के लिए इमारत के सभी कमरों की सफाई करने और उपयोगी सामग्रियों की गिनती करने के प्रभारी थे। तांग जेन ने आधारशिला के साथ संवाद करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले सभी के जाने का इंतजार किया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं,
तो उसके सामने पत्थर की दीवार पहले से ही अजीब पात्रों और पैटर्न से ढकी हुई थी। ये लू चेन का आधारशिला व्यापार मंच था। तांग जेन ने अपने सिटी लॉर्ड टोकन को सफ़ेद दीवार की ओर चिपका दिया। इसे वापस लेने के बाद उसने देखा कि उसके पहचान चिन्ह पर एक नंबर दिखाई दिया था। रहस्यमय पाठ अनुवादक के माध्यम से तांग जेन ने पहचाना कि यह चरित्र 0 का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन व्यक्तिगत बिंदुओं की संख्या थी जिन्हें कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने पढ़ा था। इसने संकेत दिया कि तांग जेन के वर्तमान अंक 0 थे। तांग जेन ने पहचान पत्र से अपनी निगाहें हटा लीं और आधारशिला व्यापार मंच की ओर देखा। उन्होंने इस पर मौजूद टेक्स्ट संदेश को पढ़ने के लिए रहस्यमय टेक्स्ट ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया। रेजिंग फायर कैसल ड्रैगन स्लेइंग वैली का एक साथ पता लगाने के लिए ग्रेड 3 काश्तकारों की भर्ती कर रहा है। इनाम उदार है। सिल्वरमून सिटी मास के एक बड़े बैच की तलाश में है। कीमत उचित है। समय सीमा आधा वर्ष है। बोनो का पवित्र शहर स्टॉक में हथियार बेच रहा है। गुणवत्ता की गारंटी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिए। मेडिसिन वैली के टावर सिटी का एक निश्चित मास्टर स्टार मैरो घास खरीदना चाह रहा है। प्रति पौधा 1000 अंक। साथ ही वह हड्डियों को मजबूत करने वाली गोलियां, जो कि काश्तकारों के लिए आवश्यक दवाएं हैं, प्रति बोतल 50 अंक बेच रहा है। उद्धरण चिन्ह। काला दानव शहर एक अपराधी की तलाश कर रहा है। अपराधी अत्यंत दुष्ट है। उसने अनगिनत लोगों की हत्या की है। उसकी ताकत स्तर 4 है और उसके पास 2 सितारा राक्षसी हथियार है। उसे मारने के बाद उसे 500 अंक का इनाम दिया जाएगा। तांग जेन ने इसे कुछ देर तक देखा और माना जा सकता है कि उसे इस आधारशिला व्यापार मंच की प्रारंभिक समझ है। उन्हें नहीं पता था कि आधारशिला व्यापार मंच कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन यह एक बहुत ही जादुई अस्तित्व था। सबसे पहले, अंक बहुत मूल्यवान थे। लेवल 1 ब्रेन बीट का आदान प्रदान केवल एक बिंदु के लिए किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी जानकारी को आधारशिला मंच पर पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि व्यक्ति को अंक का भुगतान करना होगा। जिस बात ने तांग जेन को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि आधारशिला व्यापार मंच के माध्यम से व्यापार करते समय यात्रा करने और सामान वितरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय माल को आधारशिला व्यापार मंच के माध्यम से ले जाया जा सकता है। फिर अंकों का भुगतान कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आधारशिला व्यापार मंच पुरस्कार के रूप में दोनों पक्षों से अंक एकत्र करेगा। तांग जेन को अचानक एक एहसास हुआ। उन्हें हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि ब्लैक रॉक सिटी के निवासियों को खाने पीने की चिंता क्यों नहीं होती। वे शायद ही कभी शहर छोड़ते थे। यह आधारशिला व्यापार मंच के अस्तित्व के कारण था। यह मूल दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग के बराबर था। ये सभी निवासियों को होमबॉडी में बदल सकता है क्योंकि उन्हें अपनी इच्छित सामग्री प्राप्त करने के लिए शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वे इमारत में कड़ी मेहनत करते थे, प्रबंधक उन्हें मस्तिष्क मोती या पैसे का भुगतान करता था और निवासी उस पैसे का उपयोग इमारत में व्यापार करने के लिए कर सकते थे। उसके बाद टावर सिटी का प्रबंधक अपने इच्छित अंक प्राप्त करने के लिए कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सामान बेचेगा। शहर द्वारा प्रशिक्षित कृषक शहर की सुरक्षा और उत्पादन के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। जंगल में अनगिनत इमारतें हजारों वर्षों तक जारी रहने के लिए मूल रूप से इसी जीवन शैली पर निर्भर थीं। इस बिंदु पर सोचने के बाद तांग जेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई, साथ ही उनका मूड भी थोड़ा उत्तेजित हो गया। उन्हें अपनी मूल दुनिया का समर्थन प्राप्त था और कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ट्रेडिंग पद्धति पर भरोसा करके अंक अर्जित करना बेहद आसान था। यह अफसोस की बात थी कि वह इमारत को उन्नत करने के लिए केवल अपने दिमाग और आधारशिला पर भरोसा कर सकते थे। अन्यथा तांग जेन को भरोसा था कि वह इमारत को छोड़े बिना उसे लगातार उन्नत कर सकता है। शायद जब उसके पास पर्याप्त अंक हों तो वह उनका उपयोग अन्य इमारतों के दिमागों के बदले में करना चुन सकता था, लेकिन ये भविष्य का मामला था। अभी इस पर विचार करना जल्दबाजी होगी। अब जब लू चेंग ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई जीत ली है तो कई काम करने बाकी थे। इस पर ध्यान देना ही उनके लिए सही था। जहां तक आधारशिला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात है, वह धीरे धीरे इसका पता लगा सकता है। जैसे ही तांग जेन ने इसके बारे में सोचा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
वह घूमा और आधारशिला व्यापार मंच को छोड़कर धीरे धीरे तहखाने में तिजोरी की ओर चला गया। जब तांगजेन ने खून के प्यासे बौनों की खोह की भूमिगत तिजोरी में प्रवेश किया तो उसने जो देखा वह भेड़ियों से भरा मैदान था। हालांकि इस समय इमारत के निर्माण के बाद भूमिगत तिजोरी ने वास्तव में कमरे से फीकी हरी रोशनी उत्सर्जित की, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस हुआ। प्रत्येक टावर की अपनी अजीब जगह थी और यह भूमिगत तिजोरी पवित्र ड्रैगन शहर की अजीब जगह थी। भूत बैंक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 82 अध्याय 80 भूत बैंक अनुवादक 54,96,90,339। घोस्ट बैंक नाम सुनकर ही लोगों को बहुत असहजता महसूस होने लगी, विशेष रूप से जब उसे समझ में आया कि भूत बैंक ऋण चुकाने के लिए अतिदेय होने की स्थिति में आत्मा की शक्ति निकाल सकता है। तांगजेन की धारणा और भी खराब हो गई। हालांकि तांगजेन की इंद्रियां चाहे जो भी हों, भूत बैंक कुछ ऐसा था जो वास्तव में पवित्र ड्रैगन सिटी में मौजूद था। इसे मिटाया या हटाया नहीं जा सका क्योंकि यह इसी इमारत का था। आखिरकार इस विशिष्ट कार्य के अलावा जिसकी लोगों ने आलोचना की, अन्य दो विशिष्ट कार्यों ने अभी भी तांगजेन को बहुत संतुष्ट किया। तांगजेन दरवाजे पर खड़ा था और भूत बैंक के अंदर से निकलने वाली हल्की हरी रोशनी को देखकर एक पल के लिए झिझक गया। अंत में वह फिर भी अंदर चला गया। यह मेरा क्षेत्र है, मैं उससे नहीं डरता। स्पिरिट बैंक में पूरी भूमिगत तिजोरी हरी रोशनी से चमक रही थी। एक बैंक काउंटर जैसी सजावट ने तांगजेन को रोक दिया। काउंटर के पीछे दो महिलाएं वर्दी में थीं। उनके चेहरे बिल्कुल रक्तहीन थे। उनकी शक्ल सूरत से यह स्पष्ट था कि एक पश्चिमी था जबकि दूसरा पूर्वी था। उनकी ठंडी आभा को एक तरफ रखते हुए वे दोनों शीर्ष श्रेणी की सुंदरियां थीं। इन दोनों महिलाओं ने तांगजेन को देखने के बाद वे वास्तव में अपनी कुर्सियों से खड़ी हो गईं और तांगजेन को प्रणाम किया। नमस्कार नगर भगवान, हम भूत बैंक के कर्मचारी हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या चाहिए? घोस्ट बैंक की पूर्वी चेहरे वाली महिला कर्मचारी ने तांगजेन से पूछा। उसके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान की झलक भी उभर आई। मुस्कान बहुत सुंदर थी, लेकिन इसने लोगों को एक प्रकार का रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास दिया, जिससे तांगजेन की खोपड़ी थोड़ी सुन्न महसूस हुई। ओह, मैं बस इस यंगलुओ को देखने आया हूं, आप लोग आगे बढ़ें। तांगजेन अजीब तरह से हंसा। ये दर्शाता है कि वह केवल लापरवाही से चारों ओर देख रहा था। ये सुनकर दोनों भूतिया महिला कर्मचारी बैठ गईं। हालांकि उनकी आंखें तांगजेन को घूर रही थीं, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। वैसे मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या इसका उत्तर देना मेरे लिए सुविधाजनक है? तांगजेन को अचानक कुछ याद आया जब उसने भूत महिला कर्मचारी से पूछा। कृपया बोलें सिटी लॉर्ड, जब तक यह अनुमत सीमा के भीतर है हम निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक उत्तर देंगे। पूर्वी चेहरे वाली भूतिया महिला कर्मचारी ने तांगजेन से बेहद पेशेवर लहजे और मुस्कान के साथ बात की। मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि यदि देनदार समय पर भुगतान नहीं करता है तो क्या वह आपके द्वारा उसकी आत्मिक शक्ति निकाले जाने के तुरंत बाद मर जाएगा? और आत्मशक्ति निष्कर्षण का मानक क्या है? ऐसा होना चाहिए कि ऋण के अनुसार निकासी की डिग्री अलग अलग हो, है ना? तांगजेन ने भूत महिला कर्मचारी को देखा और अपने दिल में सवाल पूछा। यही वह हिस्सा था जिसकी उन्होंने सबसे अधिक आलोचना की थी। भूत कर्मचारी ने तांगजेन का सवाल सुनने के बाद वह हल्की सी मुस्कुराई और जवाब दिया, इसके बारे में चिंता मत करो। हम सारी आत्मिक शक्ति एक बार में नहीं निकालेंगे, नहीं तो जिस व्यक्ति को निकाला जाएगा वह तुरंत मर जाएगा। इसलिए हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कर्जदार की आत्मिक शक्ति ठीक न हो जाए, और तब तक किश्तों में आत्मिक शक्ति निकालते रहेंगे जब तक कि उसी मूल्य का कर्ज चुका न दिया जाए। जब किसी की आत्मिक शक्ति निकाली जाती है तो यह स्वाभाविक रूप से उसके जीवन काल को प्रभावित करेगी, लेकिन प्रभावी पुनर्प्राप्ति के माध्यम से किसी का जीवन काल बहुत कम नहीं होगा। वास्तव में कोई अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए कुछ गुप्त तकनीकों का उपयोग करके आत्मिक शक्ति के निष्कर्षण को नज़रअंदाज भी कर सकता है। जब तांगजेन ने गुप्त आत्मा साधना तकनीक के बारे में सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आत्मा को निवास करने की गुप्त तकनीक के बारे में सोचा था जो उसने ब्लैक रॉक सिटी में प्राप्त की थी। एकमात्र दोष ये था कि उसकी आत्मशक्ति समाप्त हो जाती थी। यदि वह अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए एक गुप्त तकनीक विकसित कर सके तो अमरता अब एक विलासिता नहीं रहेगी। इस बिंदु तक सोचने के बाद तांग जेन ने महिला कर्मचारी से पूछा, गुप्त आत्मा तकनीक क्या है, क्या आपके यहाँ कोई है? भूत कर्मचारी ने अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, मैं फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ये गोपनीय है और केवल शीर्ष ग्राहकों को ही जानने का अधिकार है। शीर्ष ग्राहक के लिए क्या शर्तें हैं? तांग जेन की आंखें चमक उठीं। भूत महिला कर्मचारी की बातें सुनकर लगा कि ऐसा होने की संभावना है। मानक के अनुसार शीर्ष ग्राहकों को इस मूल्य वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी बचत में 10 बिलियन मस्तिष्क मोतियों की आवश्यकता होती है। तांग जेन, येंगलुओ, 10 अरब मस्तिष्क मोती पाने के लिए उसे कितने राक्षसों को मारना होगा? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तांग जेन ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। उसने भूतिया महिला कर्मचारी पर नजर डाली जो अपनी सीट पर लौट आई थी और उसने मन में सोचा कि सभी बैंक एक जैसे होते हैं, भले ही वे भूत बन गए हों, फिर भी वे नहीं बदलेंगे। इसे भूल जाओ, मैं अन्य तरीकों के बारे में सोचूंगा। मुझे खुद को पेड़ पर क्यों लटकाना है? तांग जेन ने अपना सिर खुजाया। उनकी ये सोच गलत नहीं थी। हालांकि समस्या ये थी कि उन्होंने इस प्रकार की मृत्यु और मृत्यु उपमा का प्रयोग क्यों किया। ऐसा प्रतीत होता था कि जब से वह इस स्थान में आया है उसके मन में ऐसे ही विचार घूमते रहते हैं। फतारान कंसी के, ये जगह बहुत अजीब है। बेहतर होगा कि मैं भविष्य में यहाँ कम आऊं। यहाँ तक कि अगर अन्य निवासी भी आना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरी मंजूरी लेनी होगी। जब उसने ये सोचा, तांग जेन पीछे मुड़ा और जाने वाला था। हालांकि वह तुरंत काउंटर की ओर मुड़ा और अपना हाथ लहराया। दिमाग का एक बड़ा बक्सा जमीन पर दिखाई दिया। 2 महिला कर्मचारियों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच तांग जेन ने थोड़ा गर्वित स्वर में कहा, कोई बात नहीं, आपका स्पिरिट बैंक मेरे पवित्र ड्रैगन सिटी के अधीन एक संपत्ति है। आप दोनों को आधा निवासी माना जा सकता है। शहर के स्वामी के रूप में मैं तुम्हें पहला काम दूंगा। दिमाग के इस बॉक्स को जांचें और इसे स्टोर करें। तांग जेन के भूत बैंक से बाहर आने के बाद उसके हाथ में एक कार्ड था जो भूत बैंक ने उसे दिया था। इसमें उनकी बचत की जानकारी दर्ज की गई। कार्ड को अपने भंडारण स्थान में रखने के बाद तांग जेन ने भूत बैंक को अनदेखा करने और इसे विकसित होने देने का मन बना लिया। कौन जानता था कि कब आश्चर्य होगा। अगर उसे वास्तव में आत्मा को विकसित करने के लिए एक गुप्त तकनीक प्राप्त करने का अवसर मिला तो तांग जेन को व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब वह ऊपर उस कमरे में गया जो उसके लिए तैयार किया गया था, तांग जेन ने मुरोंग जियान को बुलाया। उसने उससे काम अपने हाथ में लेने और वह जानकारी लाने के लिए कहा जिसे तांग जेन ने उसे सुझाने के लिए कहा था। मुरोंग जियान के जाने के कुछ समय बाद वह घर लौट आई। उसी समय उसने तांग जेन के सामने जानकारी का एक सेट रखा जिसे उसने सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था। इस जानकारी के माध्यम से तांग जेन को लू चेंग के निवासियों और जानकारी के बारे में और समझ मिली। उद्धरण चिन्ह। वर्तमान में पूरे होली ड्रैगन सिटी में कुल 425 निवासी थे। इस 4 मंजिला टावर में अब विभिन्न आकार के कुल 200 कमरे थे। निवासियों के रहने के लिए 185 कमरे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। शेष 15 कमरों को तांग जेन की योजना के अनुसार विशेष कमरों में बदल दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इन कमरों में दुकानें, सम्मेलन कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, गोदाम और हथियार भंडारगृह शामिल थे। वे सभी पेशेवरों द्वारा संरक्षित थे। दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं थी। दरअसल लू शहर के निवासी बनने के बाद उन्होंने सिर्फ खाना नहीं खाया और मौत का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उन्हें जीवित संसाधनों के बदले पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ा। लू चेंग ने अपने निवासियों की सुरक्षा की रक्षा की और निवासियों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। वास्तव में निवासियों के लिए पैसे कमाने के कई तरीके थे, जैसे कंटेनर बनाना या भोजन उगाना, और फिर पैसे के बदले में उन्हें शहर भवन के प्रबंधक को बेचना।
एक अन्य उदाहरण लू चेंग की अन्वेषण टीम में शामिल होना, आधारशिला मंच और लू चेंग द्वारा जारी किए गए मिशनों को पूरा करना, राक्षसों का शिकार करना और जंगली इमारतों का पता लगाना था। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य उदाहरण मस्तिष्क मोती अर्जित करने के लिए एक कारवां स्थापित करना और वॉन्डरर्स और अन्य वॉन्डरर्स जनजातीय शिविरों के साथ व्यापार करना था। शहर के समर्थन के साथ, शहर के निवासियों के पास विकल्प बहुत बड़े थे, वॉन्डरर्स के विपरीत, जिनकी एकमात्र पसंद जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना था। उद्धरण चिन्ह। कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 83 लाशों की सफाई। 1 अनुवादक 54,96,90,339। घाटी में युद्ध क्षेत्र को मूल रूप से साफ कर दिया गया था। कुछ गणनाओं के बाद, ये पुष्टि हुई कि उन्होंने 1830 से अधिक लेवल 1 ब्रेन मोती, 300 से अधिक लेवल 2 ब्रेन मोती और 21 लेवल 3 ब्रेन मोती प्राप्त किए थे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा, उन्होंने लेवल 4 ब्रेन पल भी प्राप्त किया था। जहां तक दूसरे लेवल 4 ब्रेन पल की बात है, वह पहले ही डेथलाइट हथियार के हमले में राख में तब्दील हो चुका था। इस लड़ाई में करीब 2000 राक्षस मारे गए और घाटी लाशों से पट गई। यह एक चमत्कार था कि एक साथ इतने सारे राक्षसों को मारने के बाद इमारत में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। टॉवर सिटी के निवासी बहुत गौरवान्वित थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनकी जीत का मुख्य कारण उनके महान शहर भगवान थे। इससे उन्हें हृदय की गहराइयों से एक प्रकार का आभार महसूस हुआ। हालांकि राक्षस पीछे हट गए थे, लेकिन वे अपने पीछे कई समस्याएं छोड़ गए थे। चूंकि घाटी में बहुत सारी राक्षसी लाशें थीं, इसलिए होली ड्रैगन सिटी के निवासी थोड़े समय में उनसे छुटकारा नहीं पा सके। यदि उन्हें सड़ने दिया जाता, तो इससे प्लेग फैलने की संभावना थी। यह एक गंभीर समस्या थी जिसका समाधान किया जाना था। इसके अलावा, खून की इतनी तेज गंध एक आंख वाले विशालकाय के समान एक भयानक अस्तित्व को आकर्षित करने की संभावना थी। उस समय, होली ड्रैगन सिटी को विनाशकारी झटके का सामना करना पड़ सकता है। होली ड्रैगन सिटी के निवासी थोड़े चिंतित थे। टैंग जेन को समस्या बताने के बाद टैंग जेन भी चिंतित हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां बहुत सारी राक्षसी लाशें थीं, और उन्हें बहुत लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता था। इनका यथाशीघ्र निपटान करना था। क्या दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम प्राप्त करने का कोई तरीका था जो इन राक्षसी लाशों को बर्बाद नहीं करेगा और उनका निपटान भी कर सकता है? तांग जेन ने अपना सिर रगड़ा और बहुत सोचा। अचानक, उसके दिमाग से एक विचार निकला, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि यह विधि संभव है। हालांकि, अगर वह इस पद्धति का उपयोग करता, तो संभवतः उसे अपने मस्तिष्क की एक बड़ी मात्रा का फिर से उपयोग करना पड़ता। भूल जाओ, ये दिमाग वैसे भी मुफ्त चीजें थे। वह इनका उपयोग करने के बाद और अधिक कमा सकता था। जैसे ही उसने ये सोचा, तांग जेन ने अपने फोन को मस्तिष्क को अवशोषित करना शुरू करने का आदेश दिया। उनके भंडारण स्थान में मस्तिष्क मोतियों की संख्या तेजी से कम हो गई। जब तांग जेन के एप्लीकेशन स्टोर में सोने के सिक्कों की संख्या एक बार फिर 10 लाख तक पहुंच गई, तो उसके भंडारण स्थान में मस्तिष्क मोतियों का केवल एक बॉक्स बचा था। तांग जेन ने अपने भंडारण स्थान को दूसरे स्तर पर उन्नत करने के लिए इस 10 लाख सोने के सिक्कों का उपयोग किया। स्तर 2 भंडारण स्थान 100 घन मीटर है। आंतरिक स्थान का आकार समायोज्य है। डाउनलोड लागत 10 लाख सोने के सिक्के। अपने भंडारण स्थान के विस्तार को महसूस करते हुए, तांग जेन को लगा कि उसके द्वारा खर्च किए गए 10 लाख सोने के सिक्के बर्बाद नहीं हुए हैं। इसके अलावा, यह विस्तारित भंडारण स्थान उसके सामने राक्षस की लाश से निपटने की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कियान लोंग, ताई सेंग और अन्य लोगों के साथ साथ लगभग 200 निवासियों को बुलाया, और समूह राक्षस लाशों के पहाड़ के सामने आया। खून से लथपथ होने के कारण, वह स्थान जहां राक्षसों की लाशें ढेर थीं, पहले से ही खून लाल दलदल में बदल गया था। टैंग जेन के पैर कीचड़ भरी जमीन पर पड़े और उसने सभी से कहा, इन राक्षसों की सभी मांसपेशियों, हड्डियों और हड्डियों को काट दो और उन्हें यहाँ ढेर कर दो। सबसे शक्तिशाली राक्षसों को चुनने का प्रयास करें, बस बाकी को एक तरफ फेंक दो। तांग जेन का आदेश दिए जाने के बाद, निवासियों ने तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
चूंकि तांग जेन को मांसपेशियों, हड्डियों और हड्डियों के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सभी ने अपने चाकू घुमाए और राक्षस की लाश को 8 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्होंने राक्षस का पेट काट दिया, जिससे दृश्य बेहद खूनी हो गया। तीखी बासी गंध आसमान में फैल गई, जिससे लगभग हर किसी का दम घुट रहा था। मांस, रक्त और हड्डियों का ढेर बढ़ गया, जिससे लगभग एक छोटा सा पहाड़ बन गया। जब तांग जेन ने देखा कि राशि पर्याप्त थी, तो उसने सभी को लाशों के खूनी टुकड़े टुकड़े करने और पीड़ा देने से रोकने का आदेश दिया। सभी को टॉवर पर पीछे हटने का आदेश देने के बाद तांग जेन ने अपने घर वापस टेलीपोर्ट किया। उसने अपनी कार को भंडारण स्थान में रख दिया और उसे दूसरी दुनिया की भूमि पर ले आया। बजना बजना धीमी आवाज के साथ कार लगातार तांग जेन के सामने रुक गई। यह इस दुनिया में कदम रखने वाली पहली कार हो सकती है। बाद में वह यहीं गर्जना करेगी और अपना धुआं इस दुनिया की हवा में छोड़ देगी। जैसे ही उसने राक्षस के अवशेषों को देखा जो जमीन पर बिखरे हुए थे, तांग जेन ने अपना हाथ लहराया और उसका एक हिस्सा अपने पास रख लिया। उसका भंडार स्थान लबालब भर गया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। राक्षसों के अवशेषों ने बहुत अधिक जगह ले ली। कार शुरू करने के बाद तांग जेन ने पूरे रास्ते स्पीड पकड़ी। घाटी से 10 किलोमीटर दूर भागने के बाद उसने राक्षस के अवशेषों को अपने भंडारण स्थान में छोड़ दिया। अगर उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता तो वे घाटी को प्रभावित नहीं करते। इसके तुरंत बाद तांग जेन वापस घाटी की ओर चला गया और वही कार्रवाई दोहराई। अज्ञात संख्या में दौड़ने के बाद अंततः उसने घाटी में सभी राक्षस लाशों को साफ कर दिया। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद उसने अपना सारा मांस और हड्डियां हटा दी जिन्हें उसने काट दिया था। हालांकि वह इन चीज़ों को फेंक नहीं सकता था क्योंकि तांग जेन के पास इनका बहुत उपयोग था। होली ड्रैगन शहर के निवासी तांग जेन से स्तब्ध थे। उन्होंने केवल इतना ही देखा कि नगर स्वामी ने अपना हाथ हिलाया और एक बड़े क्षेत्र से उन राक्षसों की लाशें गायब हो गईं। इसके तुरंत बाद सिटी लॉर्ड 4 पहियों वाले एक छोटे से घर में घुस जाएगा और घाटी से बाहर ऐसे भागेगा जैसे वह उड़ रहा हो। निवासी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। सभी अनुमान लगा रहे थे कि कैसे शहर के भगवान राक्षस की लाश से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। पहियों वाला वह छोटा सा घर इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? जब तांग जेनलू शहर लौटा तो सभी निवासी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी भगवान को देख रहे हों। उनकी आंखों में जलती इच्छा ने तांग जेन को भागने के लिए प्रेरित किया। इमारत के सामने जमीन पर भी कई खूनी चीजें पड़ी हुई थीं। वहां सभी प्रकार के फर, शल्क और सींग थे। तांग जेन ने करीब से देखा और पाया कि ये चीजें भी राक्षसों की लाशों से आई थीं। बेकार मांस और खून की तुलना में राक्षस के शरीर से विशेष रूप से निकाली गई इन चीजों का एक निश्चित मूल्य था। आदत से मजबूर होली ड्रैगन सिटी के निवासी उन्हें वापस ले आए थे जब वे आगे बढ़ रहे थे और राक्षस के शरीर की सफाई कर रहे थे। तांग जेन ने इसे देखने के बाद ताई सेंग से इन चीजों को हटाने के लिए कहा ताकि उसकी भूख प्रभावित न हो। इससे निपटने के तरीके के बारे में तांग जेन ने उससे जैसा चाहे वैसा करने को कहा। बगल में महिलाएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। 400 से अधिक लोगों के लिए भोजन इतना था कि वे आधे दिन तक काम कर सकें। कोई चावल धोने में व्यस्त था तो कोई जंगली सब्जियां साफ करने में। साधारण चूल्हे पर बड़ी बड़ी लोहे की कड़ाही रखी हुई थी। नीचे ईंधन जल रहा था और अंदर उबलता पानी था। हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों का एक समूह पिछले पैरों पर कुछ मोटे राक्षसों को लेकर चल रहा था। ये वे खाने योग्य राक्षस थे जिन्हें उन्होंने राक्षसों की लाशों में से निकाला था। अंदरूनी अंगों और सिर को फेंक देने के बाद केवल पिछले पैर ही बचे थे। तांग जेन ने उन खूनी पिछले पैरों को देखा। जब उसे याद आया कि वे एक नरभक्षी राक्षस के थे और उनका भोजन बनने वाला था, तो वह अनायास ही पीछे हट गया। जब तांग जेन ने निवासियों को एक साथ इकट्ठा होते और मांस के बारे में बहुत जोश में चर्चा करते देखा तो वह उनका मूड खराब करना बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि उसने अपने दिल में कुछ बड़े मोटे सुअरों को आजमाने के लिए कुछ समय निकालने का मन बना लिया। जहां तक बाद में रात के खाने की बात है, तांग जेन को वास्तव में खाने की कोई भूख नहीं थी। अपने कमरे में लौटने के बाद तांग जेन ने ब्लैक रॉक सिटी के खजाने के कमरे से चमड़े का स्क्रॉल निकाला और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह परेशान हो रहा था और एक समस्या के बारे में सोच रहा था, मुरोंग जियान धीरे धीरे आगे बढ़ा और तांग जेन के सामने एक कप रख दिया। कॉफी,
आपको ये कहाँ मिला? तांग जेन को होश आ गया। उसने परिचित खुशबू के बारे में पूछा और फिर सामने कॉफी की ओर देखा। उसने सिर उठाया और आश्चर्य से पूछा, मुझे ये तब मिला जब मैं अभी एक कमरे की सफाई कर रहा था। मैंने इसकी जांच की और यह खराब नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ को पीसकर आपके पास ले आया। मुरोंगजियान ने तांग जेन के पास कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा। धन्यवाद कहने के बाद तांग जेन ने कप उठाया और एक घूंट लिया। स्वाद बुरा नहीं था। कप नीचे रखने के बाद तांग जेन ने मुरोंगजियान पर नजर डाली। कुछ देर तक उनकी नज़रें मिलने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, अब जब टावर बन गया है तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जियान, आपको कियान लोंग और ताई सेन की मदद करनी होगी। आखिरकार आपके पास इस क्षेत्र में अधिक अनुभव है। मुरोंगजियान ने सिर हिलाया। फिर वह खड़ी हुई और तांग जेन के कंधों की मालिश करते हुए उसके पीछे चली गई। हालांकि उसने अभी कुछ ही बार चुटकी काटी थी जब तांग जेन ने उसका हाथ रोक दिया। उसने सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी थक गए होगे, जाओ और थोड़ा आराम करो। शाम को ताई सेंग और कियान लांग और अन्य को बुलाएं, हमारी एक बैठक होगी। हल्के से अपना सिर हिलाते हुए मुरोंगजियान ने अपना कप उठाया और चली गई। तांग जेन धीरे से खड़ा हुआ और बालकनी के सामने चला गया। उसने उन निवासियों को देखा जो अभी भी नीचे व्यस्त थे और उसे अपने कंधे पर जिम्मेदारी का भारी एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 84। अध्याय 82। किसी के द्वारा छल किया गया। अनुवादक 54,96,90,339। आज से इन 400 लोगों का जीवन उसके हाथों में था। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। भले ही उसका मूल इरादा इस दुनिया में अधिक लाभ प्राप्त करना था, फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। उस रात के खाने के बाद लाओचेंग के सभी प्रमुख कर्मचारी सम्मेलन कक्ष में एकत्र हुए और अपनी कार्य व्यवस्था पर चर्चा करने लगे। कुछ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ताई सेंग लूचेंग की सुरक्षा, अन्वेषण टीम के दैनिक प्रशिक्षण और घाटी के पास राक्षसों की नियमित सफाई के प्रभारी होंगे। 1000 ड्रैगन वॉन्डरर्स के व्यापार और संपर्क के प्रभारी होंगे और वे घाटी में वॉन्डरर्स बाजार बनाने की कोशिश करेंगे। वे न केवल भवन के उत्पाद बेच सकेंगे बल्कि भविष्य में निवासियों की भर्ती की तैयारी भी कर सकेंगे। तांग जेन के पास अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी एक बड़ी आबादी। मुरोंगजियान के लिए वह भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन के सभी पहलुओं सहित लूचेंग के दैनिक प्रबंधन की प्रभारी होगी। उसे तांग जेन की हाउसकीपर माना जा सकता है। पुराने माइक और कुछ अन्य सक्षम निवासी काम के अन्य पहलुओं के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और अस्थायी रूप से पूरी इमारत के संचालन का समर्थन किया। अपने संबंधित कर्तव्यों की पुष्टि करने के बाद तांग जेन ने सिटी लॉर्ड के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए सभी के पहचान पत्र को बदल दिया, जो उनके संबंधित कर्तव्यों का संकेत देता है। हर महीने ये लोग अपने वेतन के भुगतान के रूप में टावर सिटी के आंतरिक संचलन से धन या मस्तिष्क मोतियों का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते थे। ये सभी फंड सिटी लॉर्ड तांग जेन की जिम्मेदारी में थे। आधी रात तक जलती हुई मोमबत्तियों के साथ बैठक कक्ष में चर्चा करने के बाद तांग जेन ने जम्हाई ली और अपने कमरे में लौट आए। वह फर्श पर लेट गया और सो गया। इस दौरान वह वास्तव में बहुत थका हुआ था और काफी समय से उसे अच्छी नींद नहीं मिली थी। अगली सुबह तांग जेन अपनी नींद से जागा और उसने बाहर शोरगुल सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खिड़की के पास जाकर देखने पर पता चला कि ताई सेंग प्रशिक्षण में चयनित सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। 100 से अधिक लोग एक ही समय में ऑर्डर चिल्ला रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शोर था। थोड़ी देर देखने के बाद तांग जेन को थोड़ा ऊब महसूस हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और लूचेंग में कैफेटेरिया में चला गया। 2 महिलाएं कैफेटेरिया की प्रभारी थीं। जब उन्होंने तांग जेन को आते देखा तो उन्होंने तुरंत उसका स्वागत किया और सलाम किया। साथ ही वे उसके लिए नाश्ता लेकर आए। सुबह का नाश्ता बहुत सादा था। ये सिर्फ दलिया, उबले हुए बंस और नमकीन सब्जियां थीं, लेकिन लाओचेंग के किसी भी निवासी को यह महसूस नहीं हुआ कि यह कठिन था। उनके पिछले जीवन की तुलना में इस तरह का जीवन जहां उन्हें आंखें खुलते ही तैयार भोजन मिलता था, निश्चित रूप से एक प्रकार की खुशी थी।
तांग जेन, जो खाना खा चुका था, गोदाम क्षेत्र में चला गया और उन आपूर्तियों की जांच की जो उसने कल्लू चेन की खोज के दौरान सुलझाई थीं। जब वह गोदाम में दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोदाम वास्तव में लबालब भरा हुआ था, वहां रहने की जगह भी नहीं थी। तांग जेन ने करीब से देखा और पाया कि यहाँ अधिकांश चीजें कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य कार्यालय आपूर्तियां थीं। यह अपेक्षाकृत सामान्य था। आखिरकार ये स्थान एक बैंक हुआ करता था, हालांकि ये चीजें वर्तमान तांग जेन के लिए किसी काम की नहीं थीं। उसने अपना हाथ हिलाया और कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि इन कंप्यूटरों और अन्य चीजों को गुफा के बाहर ले जाएं और कुछ अच्छे कंप्यूटरों को अपने उपयोग के लिए छोड़ दें। तांग जेन स्क्रीनिंग के प्रभारी थे और उनके अधीनस्थ ले जाने के प्रभारी थे। जल्द ही उन्होंने बेकार चीजों का एक बड़ा ढेर हटा दिया और उन्हें गुफा में ढेर कर दिया। इस अवधि के दौरान तांग जेन को कुछ और बंदूकें मिलीं। वे अवश्य ही इस बैंक के गार्डों के थे, लेकिन अब तांग जेन की बारी थी। थोड़ी देर तक उनके साथ उलझने के बाद तांग जेन ने बंदूकें हटा दी। अब ताई सेंग और अन्य को इतने शक्तिशाली हथियार सौंपने का समय नहीं था। गोदाम लगभग साफ हो जाने के बाद तांग जेन मुड़ा और दूसरी मंजिल पर बने स्टोर में चला गया। दुकान का प्रभारी व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। जब तांग जेन पहुंचे तो वह एक महिला के साथ अलमारियों पर सामान साफ कर रहे थे। नवनिर्मित स्टोर में अधिकांश सामान तांग जेन द्वारा प्रदान किया गया था और उनमें से एक छोटा सा हिस्सा निवासियों से आया था। उनकी चीजें बिकने के बाद स्टोर लाभ का 5% लेगा। स्टोर में वस्तुओं को देखने के बाद उन्हें लगा कि वे अभी भी काफी सरल थीं, हालांकि उनका मानना था कि भविष्य में वे धीरे धीरे और अधिक प्रचुर हो जाएंगे। दुकान के प्रभारी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के बाद तांग जेन लूचेंग के पीछे गुफा में गया। जब लाओचेंग का निर्माण किया गया था, तांग जेन ने जानबूझकर उस स्थान पर एक मार्ग छोड़ दिया था जहां यह मूल गुफा से जुड़ने के लिए पहाड़ से जुड़ा था। उनकी मूल योजना में गुफा का उपयोग प्रसंस्करण और उत्पादन आधार के रूप में किया जा सकता था। पूर्ण रूप से विस्तारित होने के बाद इसका क्षेत्रफल लगभग 1 हेक्टेयर होगा। भविष्य में लू चेन के लिए कुछ हथियार और उपकरण यहां निर्मित किए जाएंगे। हालांकि तांग जेन ने अपना मन बदल लिया था। वो इस जगह को अपनी प्रयोगशाला में बदलना चाहता था। बिजली की रोशनी से जगमगाती गुफा में जनरेटर ने भनभनाहट की आवाज की। 20 से अधिक निवासी जमीन को धीरे धीरे समतल करने के लिए तांग जेन द्वारा लाए गए इलेक्ट्रिक कुदाल और अन्य उपकरण चला रहे थे। तांग जेन ने इन लोगों के बीच काले मोटे बड़े भालू की आकृति देखी। यह आदमी शर्टलेस था और आसानी से एक बड़ा पत्थर ले जा रहा था। बिग बियर को बुलाने और उसे इनाम के रूप में बिस्कुट का एक बैग देने के बाद तांग जेन गुफा से बाहर चला गया। पूरी सुबह तांग जेन इधर उधर घूमती रही और हर जगह काम की स्थिति की जांच करती रही। जहां तक मौजूदा स्थिति का सवाल है, ऐसी बहुत सी जगहें नहीं थीं जहां तांग जेन का इस्तेमाल किया जा सके। उनका एकमात्र कार्य भवन निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना था। अपने कमरे में लौटने के बाद तांग जेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया। इस बार उनकी वापसी का मुख्य उद्देश्य अभी भी चीजें खरीदना था। जिस योजना पर उन्होंने पहले चर्चा की थी, उसके अनुसार राक्षसों को यथासंभव भटकने से रोकने के लिए पूरी घाटी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें बिजली और संचार उपकरणों के साथ साथ घाटी के लिए उपयुक्त परिवहन के साधन भी खरीदने की जरूरत थी। तांग जेन ने अपनी नोटबुक को देखा और कुछ देर तक सोचा। फिर वह घर से बाहर चला गया और सामग्री बाजार में जाने की योजना बनाए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, 3 युवा लोग एक ऑफ रोड वाहन से बाहर कूद गए, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। उनके आंदोलनों में निर्णायकता का भाव था। तांग जेन की आंखें केंद्रित हो गईं। उसे इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि दूसरी पार्टी उसके लिए आ रही है। जैसा कि अपेक्षित था, जब वे तीनों उनके सामने चले तो चमड़े की जैकेट में लंबी महिला ने तांग जेन से कहा, आप तांग जेन हैं, है ना? वर्तमान में आप पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का संदेह है। कृपया जांच में सहायता के लिए हमारे साथ वापस आएं। जब तांग जेन ने ये देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि पुलिस उसकी तलाश में आई थी। आखिरकार दूसरा पक्ष पहले भी एक बार आ चुका था, लेकिन उसने भूत होने का नाटक करके उसे डरा दिया था। जब वह लंबी महिला बोल रही थी,
अन्य दो युवकों ने पहले ही उसका रास्ता रोक लिया था। स्पष्ट रूप से वे तांग जेन को भागने से रोकना चाहते थे। तांग जेन ने अपने होंठ मोड़े। रैंक 3 कल्टीवेटर के रूप में अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक वयस्क को एक ही मुक्के से मार सकता था। हालांकि आखिरकार यह एक अलग दुनिया थी। एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के लिए फेडरेशन की सजा बेहद सख्त थी। तांग जेन एक वांछित अपराधी नहीं बनना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। एक युवक ने हथकड़ी निकाल ली। तांग जेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर भी अपना हाथ बढ़ाया। हथकड़ियों को पीए ध्वनि के साथ कसकर बांध दिया गया था। तांग जेन ने आज्ञाकारी ढंग से दूसरे पक्ष का कार में पीछा किया। कौन जानता था कि जैसे ही वह बैठा, उसने महसूस किया कि उसे जकड़ लिया गया है और उसके तुरंत बाद उसकी पसलियों के नीचे एक जोरदार मुक्का लगा। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन के लिए यह मुक्का कुछ भी नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष की हरकतों ने उन्हें बेहद क्रोधित कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और उस युवक को ध्यान से देखा जिसने उस पर हमला किया था। तांग जेन ने दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण देने की प्रतीक्षा की। अगर उसका समझाने का इरादा नहीं था तो तांग जेन को उसे कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वर्तमान तांग जेन को अनगिनत लोगों की हत्या करने वाला भी माना जा सकता है। जब उसने तांग जेन की ओर देखा तो स्वाभाविक रूप से एक तीव्र आभा थी, जिससे उस युवक का दिल ठंडा हो गया जिसने तांग जेन पर हमला करने की योजना बनाई थी। एफ तारानकनसी के अपनी मां को देखो। छोटे बालों वाला युवक, जो तांग जेन की नज़रों से कमजोर महसूस कर रहा था, शापित हो गया और उसने फिर से तांग जेन के पेट पर मुक्का मारा। तांग जेन एक और मुक्का खाने के बाद अचानक हंस पड़ी। उन्होंने पूछने के लिए ठंडे स्वर का प्रयोग किया, साफ साफ बोलो, क्या चल रहा है? आप पुलिस नहीं हैं, है ना? दोनों युवकों ने उपहास किया और कुछ नहीं बोले। उन्होंने केवल तांग जेन को बहुत ही तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, जैसे वे किसी मरे हुए कुत्ते को देख रहे हों। हालांकि ड्राइवर की भूमिका निभा रही महिला ने अपना मुंह खोला और कहा, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। तुम्हें आज कष्ट सहना पड़ेगा। जब महिला ने ये कहा तो तांग जेन ने पहले ही अपने अनुमान की पुष्टि कर दी थी। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष आधिकारिक तरीकों से उन्हें पकड़ने के बजाय इस तरह के घृणित तरीके का इस्तेमाल करेगा। वह भी लापरवाह था। दूसरे पक्ष ने शुरू से आखिर तक अपनी आईडी नहीं दिखाई और न ही यह बताया कि वो पुलिस अधिकारी है। उन्होंने सहयोग करना ही उचित समझा। तांग जेन की आंखें ठंडी हो गईं। तो क्या हुआ अगर ऐसा होता? वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि दूसरी पार्टी उसके साथ क्या कर सकती है। कार सड़क पर सरपट दौड़ी और जल्द ही उपनगरीय विकास क्षेत्र में स्थित एक कारखाने में बदल गई। एक गोदाम के दरवाजे पर रुकने के बाद तांग जेन को दो युवकों ने गोदाम में धकेल दिया। विशाल गोदाम में अलग अलग पोशाकों में 1 दर्जन से अधिक युवा पुरुष और महिलाएं सोफे पर धूम्रपान कर रहे थे। टैंग जेन को उस विशेष गंध को सूंघते ही पता चल गया था कि ये लोग एक प्रकार की अवैध दवा का उपयोग कर रहे थे जिसे फेडरेशन द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित किया गया था। तांग जेन ने एक बार जू फैंग के स्थान पर इस प्रतिबंधित वस्तु की गंध को सूंघा था। उसे अब भी यह स्पष्ट रूप से याद है। जब अस्थिर कदमों और उत्साहित भावों वाले उन युवकों ने तांग जेन को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे एक प्रकार की हास्यास्पद अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं, मानो वे कोई अच्छा शो देखने जा रहे हों। सोफे के बीच में बैठा युवक वही गंजा आदमी था जिसकी पसलियां कुछ समय पहले तांग जेन ने तोड़ दी थीं। जब वह सोफे पर आगे की ओर झुका तो उसके मुंह में सिगरेट थी। उसके मुंह के कोने पर एक निश्चित दुष्ट मुस्कान थी। वह सीधे तांग जेन को ऐसे देख रहा था जैसे एक बिल्ली चूहे को देख रही हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 85। गंजा आदमी डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर रहा था। अनुवादक 54,96,90,339। पूरे 1 मिनट तक तांग जेन को घूरने के बाद गंजे युवक ने तांग जेन के चेहरे पर वह भयावह रूप नहीं देखा जिसकी उसने कल्पना की थी। इससे उन्हें काफी निराशा हुई। ऐसा विशेष रूप से तब हुआ जब गंजे युवक ने देखा कि तांग जेन उसे उसी तरह की निगाहों से देख रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने सामने की संरचना से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा हो। उसके हृदय से क्रोध की लहर उठी। तांग जेन ने उस रात अपनी पसलियां तोड़ दी थीं, जिससे वह मरे हुए कुत्ते की तरह दयनीय स्थिति में था। गंजा युवक इसे हमेशा अपने दिल में याद रखता था। वह बदला लेना चाहता था। वह तांग जेन की सभी पसलियों को तोड़ना चाहता था और तांग जेन को उसके मरने की कामना करना चाहता था। यह उनकी सामान्य शैली थी। सिगरेट का बट फेंकते हुए और ठंडे ढंग से छींकते हुए गंजे सिर वाले व्यक्ति ने तांग जेन के पीछे खड़े युवक पर नजर डाली। साथ ही उसने अपना सिर झुकाया और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। तांग जेन के पीछे वाले युवक ने ये देखकर अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से केपी स्विंग रॉड निकाली और तांग जेन के पैर पर बेरहमी से वार किया। यदि यह प्रहार हुआ तो एक सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से दर्द से घुटनों के बल गिर जाएगा और थोड़े समय के लिए सामान्य रूप से चलने या दौड़ने में सक्षम नहीं होगा। तांग जेन लंबे समय से मानचित्र के माध्यम से अपने परिवेश पर ध्यान दे रहा था। जब इस युवक ने अपनी छड़ी निकाली तो उसे लगा कि उसके हृदय की गहराई से एक बेकाबू क्रोध निकल रहा है। गुप्त रूप से उपहास करते हुए तांग जेन ने अपना सिर भी इधर उधर नहीं किया, क्योंकि उसने एक टाइगर टेल किक मारी जो सीधे उस युवक के पेट पर लगी। रॉड घुमाने वाले उस युवक की खून जमा देने वाली चीख निकल गई, क्योंकि उसे तांग जेन ने 4 से 5 मीटर दूर लात मारी थी। वह अपना पेट पकड़कर जमीन पर लुढ़क गया और झटके खाने लगा। युवक की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अत्यधिक दर्द में है। वास्तव में टैंग जेन की किक को दयालु माना जा सकता है। उसने उसे दूर भगाने के लिए केवल हल्का बल प्रयोग किया था। यदि बल उसके पेट पर पड़ता तो तांग जेन की लात से उसकी कमर की रीढ़ भी टूट जाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इतनी गंभीर चोट के साथ इस युवक के लिए एकमात्र परिणाम मृत्यु था। युवक को लात मारकर उड़ते हुए देखकर दर्जनों युवा पुरुष और महिलाएं, जो पहले से ही अर्ध विक्षिप्त अवस्था में थे, एक स्वर में चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ों में उत्साह की झलक थी, क्योंकि उन्होंने लोहे की जंजीरें, बेसबॉल के बल्ले, पीतल के पो और अन्य हथियार उठाए और तांग जेन को घेर लिया। ये लोग दुष्ट भूतों के समूह की तरह दाएं बाएं डोल रहे थे। केवल गंजा युवक नहीं उठा। मुंह में सिगरेट लेकर वह एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार होकर मछली पकड़ने के मंच पर बैठ गया। लोगों के इस समूह में एक लड़की थी जो लगभग 17 या 18 वर्ष की लग रही थी। वह इस समय एक धीमी मुस्कान के साथ तांग जेन को देख रही थी। उसी समय उसने जानबूझकर अपनी शर्ट नीचे खींची, जिससे उसकी छाती पर 2 चमकीले लाल धब्बे दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि उसने कई बार अपनी कमर को बढ़ा चढ़ाकर मोड़ा। इस दृश्य से वे युवक और भी अधिक उत्तेजित हो गए। तांग जेन ने नशीली दवाओं के आदी लोगों के इस समूह को उदासीनता से देखा, जिन्होंने नशे की लत छोड़ दी थी। उसकी आंखों में ठंडक और घनी हो गई। छड़ी जितने पतले शरीर वाले एक युवक ने अपने हाथ में एक एस्ट्रे पकड़ी और उसे तांग जेन के सिर के पीछे दे मारा। एक बार इसकी चपेट में आने के बाद या तो वह मर जाएगा या घायल हो जाएगा। अंत में तांग जेन केवल थोड़ा सा चकमा खा गया और एस्ट्रे हवा के माध्यम से गिर गई और गोदाम की दीवार से टकराकर तुरंत चकनाचूर हो गई। ये हमला एक संकेत जैसा लग रहा था। हर कोई भेड़ियों और बाघों की तरह जेन तांग की ओर भागने लगा। सामने वाली वास्तव में एक महिला थी, जिसके हाथ में बियर की खाली बोतल थी। एक दरार के साथ हथकड़ी टूट गई। तांग जेन ने उस पर एक नज़र भी नहीं बख्शी और उसने बेरहमी से उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे सीधे तौर पर महिला उड़ गई। देखने से यह बहुत संभव था कि उसकी ग्रीवा कशेरुका विस्थापित हो गई होगी। तांग जेन ने बियर की बोतल पकड़ ली, जिसे महिला ने हवा में गिरा दिया था। उसने उसे वापस फेंक दिया और सीधे एक मोटे आदमी का सिर खोल दिया जो लोहे की चेन लहरा रहा था। वो उछला और 2 बार किक मारी। इसके तुरंत बाद 2 आकृतियां उड़कर जमीन पर गिरीं। तांग जेन, जो घिरा हुआ था, प्रत्येक हमले के साथ एक व्यक्ति को उड़ाने में सक्षम था। इसके अलावा उसकी गति बेहद तेज थी। कुछ ही देर में वह गोदाम के बीच में अकेला खड़ा था। उसके आसपास ऐसे लोग थे जो जमीन पर गिरे हुए थे और बुरी तरह कराह रहे थे। आवाज सुनकर दौड़ी हुई वह लंबी महिला सामने का दृश्य देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का दृश्य, जो केवल मार्शल आर्ट फिल्मों में दिखाई देता था, वास्तव में उसके सामने घटित हुआ था। तांग जेन ने महिला की सुस्त अभिव्यक्ति को देखा। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ, जिसके बाद उसने बेरहमी से उसे एक कोने में धकेल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम्हारे पास सचमुच अच्छी आंख नहीं है, क्या आप नहीं जानते कि आप रास्ता रोक रहे हैं? तांग जेन ने चमड़े की जैकेट वाली महिला की ओर अपना सिर हिलाया। फिर वह उस युवक के पास गया जिसने उसे बंद कर दिया था। वह जमीन पर बैठ गया और अपना हाथ फैला दिया। वह युवक तेज तर्रार था। उसने अपना सूजा हुआ चेहरा ढंक लिया और जल्दी से चाबी दे दी। हालांकि जब उसने टूटी हुई मिश्र धातु की हथकड़ियों को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने युवक के चेहरे पर चुटकी काट ली। चाबी से हथकड़ी खोलने और उन्हें दूर फेंकने के बाद तांग जेन ने अपनी नज़र गंजे आदमी की ओर घुमाई, जिसने पहले से ही अपना शरीर सोफे पर झुका लिया था। उसके अभी के आत्मविश्वास की तुलना में गंजे आदमी का चेहरा डर से भर गया था। वह तांग जेन को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। तांग जेन गंजे आदमी के सामने चला गया। बैठने के बाद उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। कश खींचकर उसने गंजे आदमी की ओर देखा, ठीक वैसे ही जैसे गंजे आदमी ने पहले उसे देखा था। उसकी बुरी मुस्कान उसके मुंह के कोने पर टिकी हुई थी और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। गंजे आदमी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तांग जेन की मौन मुस्कान से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई नरभक्षी टाइगर उसे घूर रहा हो। एक तीव्र भय तेजी से उसकी आत्मा की गहराइयों से बाहर निकल आया। बड़े भाई पीक्षियु, मैं गलत था, मैं मरने के लायक। आप एक उदार व्यक्ति हैं, कृपया मेरे स्तर पर न गिरें और मुझे जाने दें। गंजा आदमी कांपती आवाज में गिड़गिड़ाया। उसे एक अस्पष्ट एहसास था कि अगर उसने जल्दी और ईमानदारी से दया की भीख नहीं मांगी तो उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उसे मार सकता है। जब तांग जेन ने गंजे आदमी का कायराना रूप देखा तो उसने व्यंग्य किया। उन्होंने गंजे आदमी को देखते हुए अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और कहा, ज़ूफेग मेरा भाई है, मुझे और अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है ना? मैं तुम्हें केवल एक मौका दूंगा, अगर तुम मुझे फिर से उकसाओगे। हुआन। इससे पहले कि तांग जेन अपनी बात पूरी कर पाता, गंजे आदमी को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। फिर वह ये जानकर भयभीत हो गया कि तांग जेन के हाथ में एक काली पिस्तौल दिखाई दी। बंदूक एक असली बंदूक थी। पुलिस उपप्रमुख का पुत्र होने के कारण गंजा व्यक्ति इस बात को लेकर निश्चिंत था। हालांकि उसने ये भी नहीं देखा कि बंदूक कैसी दिखाई दी। बंदूक की भयानक गति ने गंजे आदमी को और भी भयभीत कर दिया। तांग जेन ने बेहोश होकर गंजे आदमी पर बंदूक तान दी। जिस तरह गंजा आदमी इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, तांग जेन ने अचानक बंदूक उसकी तरफ कर दी और बिना देखे ट्रिगर खींच लिया। टकराना। बंदूक की गोली के बाद दीवार के नीचे छिपे एक मोटे चूहे को पीट पीट कर लुगदी बना दिया गया और खून और मांस से दीवार का एक बड़ा क्षेत्र गंदा हो गया। ओह हे, गंजे आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निली। साथ ही वह मन ही मन चिल्ला रहा था, यह निशानेबाजी बहुत ईश्वरीय है। क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए? हे भगवान, मैंने किस प्रकार का बिगाड़ पैदा कर दिया? तांग जेन उस गंजे आदमी को देखकर मुस्कुराया, जो इस शॉट से इतना डर गया था कि वह अपनी पैंट में पेशाब करने वाला था। इससे पहले उन्होंने केवल सुपर शूटिंग सहायक की लक्ष्यीकरण सहायता का उपयोग किया था। बिना लक्ष्य साधे लक्ष्य भेदने की क्षमता उनमें नहीं थी। ये देखकर कि मामला लगभग सुलझ गया है, तांग जेन उठ खड़ा हुआ और बाहर जाना चाहता था। कुछ लोग जो जमीन पर लेटे हुए थे और रास्ता अवरुद्ध कर रहे थे, वे तेजी से रेंगते हुए किनारे की ओर चले गए। उन्हें डर था कि अगर वे आंखों को अच्छे नहीं लगे तो तांग जेन उन्हें फिर से लात मार देगा। तांग जेन के गोदाम से बाहर निकलने के बाद ही इन लोगों में से सबसे हल्की चोट वाला व्यक्ति दर्द भरे भाव के साथ रेंगता हुआ आया। वह सोफे पर उदास भाव से बैठे गंजे आदमी के सामने गया और दुष्ट स्वर में बोला, बड़े भाई, क्या आपको इसकी एक चीज को हटाने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल से कुछ लोगों को बुलाने की जरूरत है? कसायस पा। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, गंजे आदमी ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। फिर गंजे आदमी की गुस्से भरी आवाज का स्वर लगभग बदल गया, बकवास, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? चूंकि वह ज़ुफेक को जानता है, वे वही होंगे। क्या इस तरह के चरित्र वाले किसी व्यक्ति को हम उकसा सकते हैं? उसके बाद गंजा आदमी, जो केवल डरा हुआ था लेकिन शारीरिक रूप से आहत नहीं था,
गोदाम में लोगों पर चिल्लाया, इसे याद रखें, मैं नाटक करूंगा कि आज कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी कहने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। तांग जेन के पहले प्रदर्शन ने शायद गंजे आदमी को तब तक डरा दिया था जब तक कि उसकी हिम्मत नहीं टूट गई। जब तक वह जीने से नहीं थकता, वह निश्चित रूप से तांग जेन को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मामला खत्म हो गया था। तांग जेन ने गंजे आदमी की कार सड़क पर चला दी, जिसके बाद उसने कार को लॉक कर सड़क के किनारे फेंक दिया और फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। चारों ओर देखने के बाद तांग जेन को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि इस विकास क्षेत्र का दृश्य बहुत अच्छा था। सड़कें चौड़ी थीं और वनस्पति से ढकी हुई थीं। सबसे दुर्लभ बात यह थी कि पैदल यात्री और वाहन बहुत कम थे। ये देर से शरद ऋतु थी और गिरे हुए पत्तों के साथ सड़क पर अकेले चलना काफी काव्यात्मक था। तांग जेन की रुचि बढ़ गई थी। वह उस सड़क का अनुसरण करने लगा जिसके दोनों ओर सफेद चिनार के पेड़ थे, गिरे हुए पत्तों पर कदम रखते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तांग जेन की आंखों के सामने एक गिरा हुआ पत्ता गिर गया। टैंग जेन, जिसने काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था, ने अपना सिर उठाया और पेड़ों की चोटी की ओर देखा। कुछ देर तक देखने के बाद उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसने अपना मुंह खोला और पढ़ा, ठंड शरद ऋतु के पत्तों और हरी पत्तियों का फायदा उठाती है, इसे मुरझाया हुआ और कड़वा, आत्मनिंदा करने वाला बताया। हवा चलती है और बिना किसी आग्रह के निकल जाती है, चंदवा के साथ जमीन पर इत्मीनान से गिरती है। तांग जेन ने पाठ समाप्त करने के बाद वह अभी भी खुद से थोड़ा प्रसन्न था। जैसे ही वह मूड का फायदा उठाकर एक और गाना गाने वाला था, चांदी की घंटी जैसी हंसी का एक झोंका उसके कानों में दाखिल हुआ। वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक खूबसूरत महिला कार के सामने झुकी हुई थी। पतझड़ की हवा चली और आकाश में पीले पत्ते छा गए। उसने मुस्कुराते हुए तांग जेन की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 86, आइस बियर एलायंस 1। एन नांग जेन की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा दिखाई दी जब उसने उस लड़की को देखा जो उसके मुंह को ढक रही थी और हंस रही थी। मैं बस सोच रहा था कि यह कौन था जो यहाँ दुखी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होगा। पुराने सहपाठी, आप इतने कलात्मक कब बने? न लड़की एक मुस्कान के साथ चली गई। उसने अपने जैड जैसे हाथ को बढ़ाया और तांग जैन को अपनी साफ आंखों से देखा। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने हाथ मिलाया और अलग हो गए। सब कुछ स्वाभाविक था। तांग जैन ने मुस्कुराते हुए उसके विपरीत लड़की को देखा। प्यार के संदर्भ में, अगर फोंग यूजिया तांग जेन के दिल में दर्द था, तो उसके सामने ये लड़की उसकी युवावस्था का सबसे बड़ा सपना थी। उस युग में सफेद कपड़े फड़फड़ाने के उस युग में, किस युवक ने सिर्फ प्यार का अनुभव किया था? एक लड़की नहीं थी जो उसकी आत्मा को उसके दिल में धड़क सकती थी। उसकी हर भयावह और मुस्कान सबसे खूबसूरत कविता की तरह थी, जो उसके दिल के तल में गहराई से अंकित थी, अनगिनत नींद की रातों के दौरान उसके दिमाग में चमकती थी। उस समय तांग जेन का क्रश ये सौम्य और त्वरित महिला थी। वह तांग जेन की क्लास मॉनिटर थी और उसका एक काव्यात्मक नाम था। वो भड़का रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि समय पानी की तरह बहता था और उनके लिए अलग होना सामान्य था। उस वर्ष तांग जेन ने स्कूल छोड़ दिया और एक जीवन यापन करना शुरू कर दिया। वह वानिंग भी अपने माता पिता के साथ शहर से बाहर चला गया और दोनों पक्षों के बीच संपर्क काट दिया गया। कुछ लोग अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक दूसरे को फिर से कभी नहीं देख सकते हैं, जबकि कुछ लोग हजारों नदियों और पहाड़ों से अलग हो सकते हैं, लेकिन वे एक दिन फिर से मिलेंगे। हालांकि उनके बीच केवल यादें और शांति बची थीं। एक साफ और सुव्यवस्थित कैफे में दोनों ने अपनी कॉफी पी और चैट की। तांग जेन और वह कई वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा। केवल उन विषयों के बारे में जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, उनके पूर्व सहपाठियों और शिक्षक थे, शहर का उदय और पतन, उनके संबंधित करियर और उनकी शादी।
इस अवधि के दौरान उन्होंने वानिंग ने आइस बियर एलायंस में अध्ययन के अपने अनुभव के बारे में बात की। उसने कभी कभी आइस बियर एलायंस में एक शहर का उल्लेख किया जहां कुछ साल पहले एक गृहयुद्ध था। सार्वजनिक सुरक्षा बहुत खराब थी और हथियारों का व्यापार बड़े पैमाने पर था। उन्होंने वानिंग के शब्दों को तांग झेन की रुचि को बढ़ाया। उन्होंने कुछ और सवालों के बारे में विस्तार से पूछा और फिर उस शहर में जाने का विचार उनके दिमाग में आया। अब जब उसने अपना शहर बनाया था तो ऐसा लग रहा था कि उसके पास विकास के लिए एक स्थिर आधार था। हालांकि चाहे वह ब्लैक रॉक सिटी हो या मरे हुए दौर या यहाँ तक कि उच्च स्तरीय राक्षसों को जंगल में इधर उधर भटकने वाले, वे सभी खतरे थे जो उसे असहज कर देते थे। ऐसी स्थिति में जहां शक्तिशाली दुश्मन उसके आसपास थे, आत्म सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली हथियार था जो तांग झेन को सबसे अधिक करने की आवश्यकता थी। वानिंग द्वारा उल्लिखित शहर तांग ज़ैन को आग्नेयास्त्रों के साथ प्रदान कर सकता है जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। वह वानिंग के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद उन दोनों ने मुस्कुराया और अलविदा कहा। जब उनके पास समय था तो फिर से मिलने का वादा किया। एक फ़ोन कॉल करने और चारों ओर पूछने के बाद तांग झेन ने एक टूर ग्रुप के लिए आइस बियर एलायंस के लिए साइन अप किया। जल्द से जल्द वे छोड़ सकते थे कल था। चूंकि उन्होंने विदेश जाने का फैसला किया था, तांग ज़ैन को स्वाभाविक रूप से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता थी। नांग झेन को किसी भी आत्मरक्षा हथियार तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके भंडारण स्थान में कुछ थे। उन्हें केवल लेन देन के लिए कुछ नकदी तैयार करने की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन न मूल खरीद योजना को अस्थायी रूप से तांग झेन द्वारा रखा गया था क्योंकि वह विदेश जा रहा था। बर्फ भालू गठबंधन से लौटने के बाद खरीदने में बहुत देर नहीं होगी। उस दिन तांग झेन प्रांतीय राजधानी की ओर बढ़े। अपनी बहन को देखने के बाद उसे रहने के लिए एक होटल मिला। अगली सुबह तांग झेन ने ट्रैवल एजेंसी का अनुसरण किया और एक टूर बस को सीमा पर ले लिया। जब ये शाम के करीब था तो वह पहले से ही आइस बियर एलायंस के क्षेत्र में कदम रख चुका था। तांग झेन ने टूर ग्रुप का अनुसरण किया और सड़कों पर चले गए। जब वह विदेशी माहौल का आनंद ले रहा था तो वह ये भी सोच रहा था कि अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचा जाए। इस देश की भाषा में महारत हासिल किए बिना इस देश में अकेले कार्य करना असंभव था। यह अफसोस की बात थी कि उनकी मातृभाषा के अलावा तांग झेन ने कभी भी औपचारिक रूप से कोई अन्य भाषा नहीं सीखी थी। हालांकि इस तरह की बात तांग झेन के लिए मुश्किल नहीं थी क्योंकि एक एप्लीकेशन था जो एप्लीकेशन स्टोर के मनोरंजन विकल्पों में उनकी वर्तमान समस्या को हल कर सकता था। यूनिवर्सल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक साथ सभी भाषाओं का अनुवाद करने और एक साथ संचार के लिए उपयोगकर्ता की भाषा का स्वचालित रूप से अनुवाद करने में सक्षम। डाउनलोड लागत 2000 सोने के सिक्के। कुछ अनुप्रयोगों के लिए जिनकी कीमत सैकड़ों हजारों डॉलर है, सार्वभौमिक भाषा अनुवादक की कीमत बहुत अधिक नहीं थी। सोने के सिक्कों की शेष राशि बस पर्याप्त थी। तांग ज़ैन को एप्लीकेशन मिलने के बाद उन्होंने इसे डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के लिए चुना। चुपचाप उस भाषा को चुनने के बाद जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, तांग झेन ने आइस बियर एलायंस के एक नागरिक को देखा जो गुजर रहा था और उसे बधाई दे रहा था। नमस्ते। एक अतुलनीय मानक बर्फ भालू गठबंधन भाषा उसके कानों में लग रही थी। उनके शब्द स्पष्ट थे और उनका उच्चारण एकदम सही था। यदि कोई अपनी उपस्थिति को नहीं देखता तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से सोचती थी कि तांग झेन आइस बियर एलायंस के मूल निवासी थे। आइस बियर एलायंस के युवक ने आश्चर्य में तांग झेन को देखा। हेलो, उत्तर देने के बाद वह आगे चलना जारी रखा। ये देखते हुए कि अनुवादक का प्रभाव बहुत आदर्श था, तांग झेन ने भी आराम किया और आइस बियर एलायंस के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के आसपास टूर समूह का पालन करना शुरू कर दिया। जब उसने अपने द्वारा पसंद किए गए सामान को देखा तो वह 2 खरीद लेगा और उन्हें साथ ले जाएगा। रात में होटल में रहने के बाद
तांग जेन चुपचाप कमरे से बाहर फिसल गए। यदि टूर ग्रुप उसे अगले दिन नहीं पा सकता है तो क्या करना है? तांग जेन ने बहुत अधिक परवाह नहीं की। गंतव्य के लिए यातायात मार्ग की जांच करने के बाद तांग जेन ने सड़क पर एक अच्छी दिखने वाली कार पाई और ऑल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक किट शुरू की, जिसका उपयोग उन्होंने इसे डाउनलोड करने के बाद से इस्तेमाल नहीं किया था। इस इलेक्ट्रॉनिक किट में कई व्यवहारिक कार्य थे, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक कार लॉक को तुरंत क्रैक करना था। इस काली तकनीक के सामने कार का इलेक्ट्रॉनिक लॉक कितना भी उन्नत था, यह 1 सेकंड से अधिक नहीं रहेगा। जब तक तांग जेन तैयार था, तब तक वह कार के कंप्यूटर के साथ किसी भी कार को भी बंद कर सकता था जब वह तेज हो रहा था। इसके अलावा वह कई अप्रत्याशित दुर्घटनाओं को भी बना सकता है। जैसे ही आवेदन शुरू हुआ, तांग जेन के विपरीत कार तुरंत अनलॉक हो गई और तांग जेन जल्दी से अंदर आ गई। यह एक कार थी जिसे एक स्मार्ट कुंजी प्रणाली के साथ स्थापित किया गया था। जेन तांग द्वारा इसे क्रैक करने के बाद वह कार की कुंजी का उपयोग किए बिना कार शुरू कर सकता था। इलेक्ट्रॉनिक किट के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने के बाद और वह जिस गंतव्य को चुन रहा था, उसे चुनने के बाद सबसे अच्छा ड्राइविंग मार्ग तांग जेन की आंखों के सामने दिखाई दिया। उन्होंने कार को धीरे से निकाल दिया और जल्द ही शहर से बाहर निकल गए। जैसा कि उन्होंने आइस बियर एलायंस के राजमार्ग के साथ सर पर दौड़ लगाई, तांग जेन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक टूल बैग के साथ नेटवर्क में हैकिंग करते समय विदेशी दृश्यों की प्रशंसा की, ताकि वे अपने सौदे से संबंधित विभिन्न जानकारी के बारे में पूछताछ कर सकें। तांग जेन के चयन के बाद उन्होंने आखिरकार इवानोव नाम के एक भूमिगत हथियार डीलर को चुना। लक्ष्य का चयन करने के बाद तांग जेन ने एक बार फिर इंटरनेट के माध्यम से जांच की। इस अवधि के दौरान उन्होंने आइस बियर फेडरेशन की खुफिया एजेंसी में भी हैक किया और अंत में वह जानकारी पाई जो वह चाहता था। इवानोव नाम का भूमिगत हथियार डीलर वर्तमान में शहर के पास स्थित था, जिसे तांग जेन जाने की योजना बना रहा था। जब तांग जेन आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचा, तो ये पहले से ही अगले दिन की सुबह थी। ये शहर आइस बियर एलायंस के उत्तर में पर्वत क्षेत्र में स्थित था, एक बार युद्ध से तबाह हो गया था। कुछ स्थानों पर दुखद लड़ाई के निशान भी देखे जा सकते थे। अब यह क्षेत्र भूमिगत हथियारों के डीलरों के लिए स्वर्ग बन गया था। युद्ध और अन्य देशों के हथियारों से बड़ी संख्या में हथियार छोड़ दिए जा सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि यह जगह आग्नेयास्त्रों से भरी हुई थी। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से खरीद सकते हैं जो आप सड़कों पर चाहते थे, तो आप गंभीर रूप से गलत थे। हालांकि अंधेरा अस्तित्व में था, इसे कभी भी खुले तौर पर सतह पर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इससे यह मिट्टी को जीवित रहने के लिए खो देगा। इस दुनिया में जहां प्रकाश और न्याय मुख्य विषय थे, अंधेरा केवल कोने में आगे बढ़ सकता था। उनके पास जो जानकारी थी, उसके अनुसार तांग जेन एक किराने की दुकान पर आए। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये संपर्क बिंदु था जिसे इवानोव आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन NKO5 सपोर्ट हमें और अधिक अध्याय लाने में मदद करने के लिए संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 87 हथियार खरीदना और एक अप्रत्याशित लड़ाई। एक अनुवादक 54,96,90,339। तांग जेन शांत भाव के साथ किराने की दुकान में चला गया और पाया कि अंदर बहुत शांति थी। वहां केवल 2 अभिव्यक्तिहीन युवक अपने मोबाइल फोन पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने तांग जेन को अंदर आते देखा, तो उन्होंने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जांच पड़ताल और हल्की ठंडक से भरी थीं। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उसे आग्नेयास्त्र खरीदने के लिए कुछ समय देना होगा। हालांकि उसका अपना शहर अभी अभी बना था और अभी भी कई चीजें थीं जिनसे उसे निपटने की जरूरत थी, इसलिए तांग जेन यहां बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। 2 युवकों के सामने तांग जेन ने अपने हाथ में रखा बैग मेज पर रख दिया और उसे खोल दिया, जिससे अंदर नकदी के बंडल दिखाई दिए। उसी समय तांग जेन अनजाने में ने अपनी कमर पर बंदूक दिखा दी, जिससे दोनों युवकों को इसे देखने की अनुमति मिल गई।
मैं इवानोव से हथियार खरीदना चाहता हूँ। जब तक मैं संतुष्ट हूँ, पैसा कोई समस्या नहीं है। तांग जेन की हरकतें बहुत सीधी और खतरनाक लग रही थीं। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि जब तक ये दोनों युवक कुछ बुरा करना चाहते हैं, वह उन्हें कुछ ही सेकंड में स्वर्ग भेजने में सक्षम होगा। दोनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने उसकी कमर पर हाथ रखा और अपने साथी की ओर देखा। दूसरे ने अपना फोन निकाला और ऐसा लगा जैसे वह किसी से संपर्क कर रहा हो। एक क्षण के बाद उसने दूसरे युवक की ओर सिर हिलाया। अपनी चीजें ले लो और मेरे पीछे आओ, कॉल करने वाले युवक ने जेन तांग से कहा, फिर पहले दरवाजे से बाहर चला गया। जेन तांग के बाहर आने के बाद उसने उसे एक ऑफ रोड वाहन में बैठने दिया और युवक कार चलाकर सड़कों को पार करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चरमराहट। ऑफ रोड वाहन शहर के बाहरी इलाके में एक गोदाम क्षेत्र में चला गया और रुक गया। तांग जेन ने कुछ ही दूरी पर एक इमारत की छत पर दो युवकों को राइफलें पकड़े देखा। वे उसी समय वॉकी टॉकी पर बात करते हुए अपनी दिशा में देख रहे थे। सामने वाले गोदाम का दरवाजा अंदर से धक्का देकर खोला गया। सबमशीन गन और टैटू से भरे चेहरे वाला एक मजबूत युवक अंदर से बाहर आया और तांग जेन की ओर लहराया। वह युवक जो तांग जेन को ले गया था, कार में लौट आया और उसके पीछे नहीं आया। गोदाम में प्रवेश करने के बाद तांग जेन ने ठंडी हवा की सांस लेने से पहले केवल एक नजर डाली। उद्धरण चिन्ह। करीब 2000 वर्ग मीटर के इस गोदाम में हर तरह के हथियार भरे हुए थे। छोटी पिस्तौलों और गोलियों से लेकर बड़ी विमानभेदी मशीन गनों और मोर्टार तक सब कुछ उपलब्ध था। तांग जेन ने एक बख्तरबंद वाहन भी देखा। आइस बियर अलायंस के कुछ ताकतवर लोग घर में बैठे थे। जब उन्होंने तांग जेन को अंदर आते देखा तो छोटी दाढ़ी वाला एक आदमी ऊपर आया। तांग जेन ने केवल एक नज़र डाली और पहचान लिया कि यह लड़का इवानोव था, जिसे वह ढूंढ रहा था। तांग जेन ने आइस बियर अलायंस की खुफिया प्रणाली में इवानोव की जानकारी देखी थी। ये बहुत चालाक आदमी था। वह लालची था और विशेष रूप से अपने जीवन को महत्व देता था। यह आप ही हैं जो हथियार खरीदना चाहते हैं। सही व्यक्ति ढूंढने पर बधाई। जब तक आपके पास पर्याप्त नकदी है, मैं आपको मिसाइलें भी दिलवा सकता हूं। इवानोव ने खुद पर बढ़ाई की। उसी समय उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से तांग जेन को आकार दिया। मेरा समय सीमित है, तो चलिए व्यापार शुरू करते हैं। बस इतना ही, क्या मैं अपनी इच्छा से चुन सकता हूं? तांग जेन ने चारों ओर देखा और इवानोव से पूछा, बेशक, कृपया स्वतंत्र रूप से चुनें। इवानोव ने मुंह से धुआं उड़ाते हुए और अपना गाढ़ा सिगार घुमाते हुए कहा। तांग जेन ने अब बात नहीं की। वह हथियारों के ढेर में से हथियार चुनने लगा। बाहर से देखने पर इनमें से अधिकतर हथियार पुराने सामान थे। निस्संदेह कुछ नए भी थे जिनका उपयोग पहले नहीं किया गया था, हालांकि उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। तांग जेन द्वारा इवानोव को चुनने का कारण स्थानीय हथियार डीलर के रूप में उसकी स्थिति थी। हालांकि बेचे गए अधिकांश हथियार पुराने सामान थे, वे सभी पूरी विविधता के साथ मानक सैन्य सामान थे। चारों ओर देखने के बाद तांग जेन ने सबसे पहले आइस बियर अलायंस से 10 स्वचालित राइफलें और मानक गोला बारूद चुना। उन्होंने हथगोले, शक्तिशाली सैन्य विस्फोटकों और 2 छोटे मोटा का एक बॉक्स भी चुना। तांग जेन ने पिस्तौल और स्नाइपर राइफल जैसे कुछ प्रकार के हथियार भी खरीदे थे। हालांकि तांग जेन, जिनके पास एक सुपर शूटिंग सहायक था, एक साधारण राइफल को स्नाइपर राइफल के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों की भावना अलग थी। हथियार चुनते समय तांग जेन ने वास्तव में 20 से अधिक पुरानी मोज़ीनगन राइफलें देखीं। उनका निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि ये पुरानी बंदूकें अच्छी तरह से बनाए रखी गई थीं और इन्हें युद्धक भंडार होना चाहिए जिनका उपयोग शुरुआती वर्षों में नहीं किया गया था। इन हथियारों को देखने के बाद तांग जेन ने तुरंत उन्हें ताई सेंग और अन्य लोगों के उपयोग के लिए खरीदने का फैसला किया। हालांकि तांग जेन की नज़र में इस हथियार की फायरिंग गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन ये लू चेन की सामान्य रक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। उनका मानना था कि इस हथियार की प्रतिरोधक क्षमता से यह गुप्त उद्देश्यों वाले कई लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। तांग जेन ने संगीन गोलियों के साथ ये सभी पुरानी बंदूकें खरीदी। इवानोव का चेहरा संदेह से भर गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि तांग जेन ने ये पुरानी बंदूकें खरीदी थीं जिन्हें उनके दादाजी ने संग्रह के रूप में इस्तेमाल किया था। अपने द्वारा चुने गए हथियारों को इकट्ठा करने के बाद
तांग जेन ने इवानोव को हिसाब बराबर करने का इशारा किया। हालांकि जैसे ही इवानोव कैलकुलेटर टैप कर रहा था, तांग जेन की आंखें अचानक संकीर्ण हो गईं और वह बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर गिर गया। पा 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 पा। अचानक तेज गोलियों की आवाज आई और गोदाम का दरवाजा खुल गया। इसके तुरंत बाद कुछ स्वचालित राइफलें कमरे में घुस आईं और कमरे के अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले कि गोदाम में मौजूद दो युवक अपनी बंदूकें उठा पाते, तुरंत उनके सीने से खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। मालिक, यह आग की मुट्ठी है। उन्होंने हम पर घात लगाकर हमला किया। वॉकी टॉकी से एक युवक की तेज दहाड़ सुनाई दी और उसी समय तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। इवानोव ने अपनी स्वचालित राइफल उठाए और गुस्से में जवाबी फायरिंग की। वह उस युवक को ढूंढना चाहता था जिसने हथियार खरीदा था, लेकिन उसे पता चला कि वह युवक बिना किसी सुराग के गायब हो गया है। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, वह अग्नि मुट्ठी से होना चाहिए। इवानोव ने जमकर गालियां दी और जवाबी फायरिंग जारी रखी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके गोदाम में हथियार धीरे धीरे कम हो रहे थे। तांग जेन, जिसने क्वांटम स्टील्थ लाइट स्क्रीन चालू कर दी थी, ने दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी का फायदा उठाया और भंडारण स्थान में हथियारों को स्टोर करना शुरू कर दिया। इसके भर जाने के बाद वह टॉवर के पीछे की गुफा में वापस टेलीपोर्ट करता था, हथियार छोड़ता था और फिर वापस टेलीपोर्ट करता था। गोलियों की बारिश में तांग जेन बेहद व्यस्त था। इस दौरान उन पर छिटपुट गोलियां भी लगीं। सौभाग्य से वह पहले ही काले लबादे में बदल चुका था, इसलिए वह आवारा गोलियों से घायल नहीं हुआ। जब तक लड़ाई खत्म होने वाली थी, इवानोव का लगभग आधा गोदाम तांग जेन द्वारा खाली कर दिया गया था। बाकी चीजें एंटी टैंक माइन और वॉकी टॉकी के समान थीं, जो तांग जेन के लिए ज्यादा मददगार नहीं थीं। इतना बड़ा फायदा उठाने के बाद तांग जेन इवानोव को मारा जाता देखकर वास्तव में शर्मिंदा था। इसलिए अंतिम परिवहन पूरा करने के बाद तांग जेन ने एक स्वचालित राइफल ली और तेजी से इवानोव की ओर दौड़ पड़ा। पा। एक ही गोली से तांग जेन ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसने इवानोव को गोली मारने के लिए अपना सिर बाहर बढ़ाया था। फिर उसने इवानोव को ऊपर खींच लिया, जिसके पेट में गोली लगी थी और खून बह रहा था, और गोदाम के दूसरे छोटे दरवाजे की ओर भागा। ये देखकर कि तांग जेन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इवानोव भी बहुत सहयोगी था। जब वह लड़खड़ा रहा था और अपना पेट ढंक रहा था तो उसने तांग जेन को उसे सहारा देने की अनुमति दी। तांग जेन उस छोटे दरवाजे के सामने पहुंचा जो बंद था। उसने अपना पैर उठाया और जोरदार लात मारी। इवानोव ने जिस लोहे के दरवाजे को बेहद मजबूत समझा था, उसे तांग जेन ने सीधे बाहर निकाल दिया था। हे भगवान, क्या यह आदमी इंसान की खाल में भालू है? इवानोव अपने सामने खाली दरवाजे के चौखट को घूरता रहा और उस पर लगे कुछ नए धातु के दरवाजे के शाफ्ट टूटे हुए थे। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं और वह कुछ देर के लिए अपने पेट के दर्द को भी भूल गया। जब तांग जेन ने ये देखा तो वह दहाड़ने लगा, आप अभी भी असमंजस में क्यों हैं? यदि तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। इवानोव तुरंत होश में आया और सिर हिलाया। वह तांग जेन के पीछे पीछे चलने लगा और छोटे दरवाजे से गोदाम से बाहर निकल गया। तांग जेन गोदाम से बाहर निकला ही था कि उसने एक हाथ से स्वचालित राइफल उठाई और सभी दिशाओं में गोलीबारी की। स्वचालित राइफल के पीछे हटने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो ये उसके अंग हों। गोलियां कैसे भी चलीं, जरा भी हलचल नहीं हुई। इवानोव, जो करीब से पीछे चल रहा था, ने अपनी आंखों से देखा कि इस अवधि के दौरान तांग जेन ने 5 बंदूकधारियों को जमीन पर गिरा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी को गोली मार दी गई हो। जब मैगजीन में केवल एक गोली बची थी, तांग जेन के बाएं हाथ में एक और मैगजीन आगे बढ़ी। इस दौरान उनके दाहिने हाथ में मौजूद स्वचालित राइफल की मारक क्षमता ने ऐसी दमनकारी आग पैदा की जो मैगजीन बदलने के कारण कभी नहीं रुकी। सटीक शूटिंग और दमन पर भरोसा करते हुए वे दोनों अंततः एक ऑफ रोड वाहन की ओर पीछे हट गए। तांग जेन ने दरवाज़ा खोला और ड्राइवर की सीट पर कूदने से पहले इवानोव को पिछली सीट पर फेंक दिया। तांग जेन की शूटिंग अभी रुकी ही थी कि गोलियों की एक लहर उड़ गई, जिससे ऑफ रोड वाहन से डिंग डिंग ध्वनि निकलने लगी। दुर्भाग्य से तांग जेन ने पहले ही ऑफ रोड वाहन शुरू कर दिया था और गोलियों की बारिश के बीच बाहर निकल गया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 88। अध्याय 86। मृत्यु का भय। अनुवादक 54,96,90,339। इवानोव की चोटें बहुत गंभीर थीं। सामने से दुश्मन की गोली उनके पेट में लगी थी। 7.62 कैलिबर राइफल की गोली ने उनकी आंतों को कई टुकड़ों में फाड़ दिया था और फिर गोली ने उनकी पीठ के निचले हिस्से में एक खूनी छेद कर दिया था। अगर उन्होंने उसके पेट की गुहा खोली तो उन्होंने देखा कि यह गंदगी और खून से भरी हुई थी। ये अकेले ही उसे मारने के लिए पर्याप्त थे। भयानक बंदूक की गोली के घाव का तो जिक्र ही नहीं किया गया। अगर उन्हें सर्वोत्तम समय में प्रभावी उपचार नहीं मिल सका तो इवानोव लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। तांग जेन ने अपना सिर घुमाया और खून से लथपथ इवानोव की ओर नहीं देखा। ऑफ रोड वाहन चलाते समय वो अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। इस बार उसने इवानोव से बहुत सारे हथियार प्राप्त किए थे। ऐसा लग रहा था कि इससे तांग जेन की मार्शल ताकत में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन तांग जेन को पता था कि इन आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल केवल आने वाले संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। यदि वह दीर्घावधि में विकास करना चाहता था तो लू शहर की दुनिया के लिए उपयुक्त मार्शल तकनीक का विकास इसकी नींव थी। मूल दुनिया में हथियारों के रखरखाव, प्रशिक्षण और संचालन के लिए पेशेवर कर्मियों की आवश्यकता होती है। केवल पर्याप्त रसद आपूर्ति के साथ ही इन हथियारों और उपकरणों को सामान्य रूप से उपयोग जारी रखने की गारंटी दी जा सकती है। हालांकि तांग जेन अस्थायी रूप से ये काम करने में असमर्थ था। इवानोव एक अच्छा दीर्घकालिक साझेदार प्रतीत होता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह मरने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग जेन अपने दिल में कुछ सोच रहा था जब उसके कान के पास कराहने की आवाज सुनाई दी। इवानोव, जो कार में बैठने के बाद अर्धचेतन अवस्था में पड़ गया था, इस समय अचानक जाग गया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह और अधिक ऊर्जावान हो गए हैं। उसने अपनी धंसी हुई आंखों से तांग जेन को देखा। एक क्षण के बाद इवानोव मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें पता है मित्र, मैं वास्तव में अभी तक मरना नहीं चाहता क्योंकि मेरा सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि यह इच्छा पूरी नहीं होगी। तांग जेन ने अपना सिर भी इधर उधर नहीं घुमाया। उन्होंने केवल उदासीन स्वर में कहा, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस तरह की बात केवल स्वर्ग द्वारा तय की जा सकती है ना? तांग जेन ने बदले में पूछा। उसने अपना सिर घुमाया और इवानोव की अभिव्यक्ति देखी। इवानोव की अभिव्यक्ति इस समय बेहद बदसूरत थी। हालांकि उसका दिमाग अभी भी साफ था। तांग जेन को उसके शरीर से मौत की आभा महसूस हो सकती थी। शायद उनकी वर्तमान स्पष्ट चित स्थिति मृत्यु से पहले एक क्षणिक सुधार मात्र थी। हाँ, इस तरह की बात केवल ईश्वर ही तय कर सकता है, लेकिन मैं अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मेरे लिए जीने का कोई रास्ता है तो मैं अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति छोड़ने में संकोच नहीं करूंगा और अब पैसे को अपना जीवन नहीं मानूंगा। इवानोव खुद पर फूट फूट कर हंसा और जारी रखा, लेकिन ये सब कहने का क्या मतलब है? मैं अब भी मौत से नहीं बच सकता। मैं अब सड़क पर मरते हुए जंगली कुत्ते जैसा दिखता हूँ। तांग जेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल गाड़ी चलाता रहा। समय समय पर वह पीछे के शीशे से देखता और कुछ कारों को देखता जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। लगता है तांग जेन ने कुछ तय कर लिया है। वह इवानोव की ओर मुड़ा और बोला, वास्तव में तुम्हें मरना नहीं है, या बल्कि मैं तुम्हें पुनर्जन्म होने दे सकता हूँ। तांग जेन के शब्दों ने इवानोव को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने आधे मिनट तक तांग जेन को संदेह भरी निगाहों से देखा और फिर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, क्या मैं तुम्हारे पुनर्जन्म को मेरे सिर में गोली मारने के समान समझ सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले से ही देख सकता हूँ कि स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए धीरे धीरे खुल रहा है। तांग जेन ने यह सुनकर तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। स्वर्ग एक हथियार डीलर को कैसे स्वीकार कर सकता है? मुझे मत छेड़ो। मुझे लगता है कि यह नरक जैसा है। मेरे पास आपके साथ मजाक करने का समय नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं आपको पुनर्जन्म लेने में मदद कर सकता हूँ, तो मेरा मतलब आपके शरीर को बदलने में मदद करना था, लेकिन ये केवल कुछ वर्षों तक ही चल सकता है। लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं इच्छुक हूँ।
मैं किसी भी समय नया शरीर बदलने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यह ऐसा था मानो इवानोव कोई काल्पनिक कहानी सुन रहा हो। हालांकि इस समय इवानोव, जो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि किसी भी क्षण मौत उस पर आ जाएगी, उसे अब तांग जेन के शब्दों की सच्चाई पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं था। भगवान के लिए, मैं इसे आजमाने को तैयार हूँ। आखिरकार मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा, है ना? इवानोव ने बोलना समाप्त करने के बाद तांग जेन को घूर कर देखा। उसे डर था कि उसका तथाकथित पुनर्जन्म उसके सिर पर गोली मार देगा। तांग जेन अब इवानोव के साथ बकवास बात करने के मूड में नहीं थी। उन्होंने ही पूछा, क्या आपके पास छिपने के लिए कोई गुप्त जगह है? मुझे तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। हाँ, ये राजमार्ग 236 के किनारे एक विला है, पता किंग है। इवानोव ने कुछ प्रयास से जगह का नाम बताया। इस समय उन्हें लगा कि उनकी दृष्टि काली होती जा रही है और उनके शरीर की मांसपेशियां अधिक शिथिल होती जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह। अब तुम मर सकते हो। तांग जेन ने अपनी पिस्तौल उठाई और अपना सिर घुमाए बिना इवानोव के सिर पर तान दी। इवानोव की आश्वस्त आंखों के नीचे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच लिया। टकराना। गोली इवानोव के माथे को पार कर गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वे पश्चाताप और अनिच्छा से भरी हुई थीं। तांग जेन को इवानोव की मृत अवस्था की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने तुरंत एक मस्तिष्क निकाला जिस पर अजीब सी रूनियां अंकित थीं। उसने बल लगाया और इवानोव की भौहों के बीच गोली के छेद के माध्यम से उसे कपाल गुहा में दबा दिया। आप जीवित रह पाएंगे या नहीं यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। आखिरकार मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन ने सिगरेट जलाए और कार रोक दी। कुछ गहरे कश लेने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से स्वचालित राइफल का बोल्ट खींचा और कार से बाहर कूद गया। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 ऑफ रोड वाहन पहले ही उन्हें अपनी चपेट में ले चुके थे और अपने पीछे धूल का निशान छोड़ गए थे। जब उन्होंने तांग जेन को खुली जगह पर खड़े होकर उनका इंतजार करते देखा, तो आईएसबी एलायंस के कुछ मजबूत लोगों ने तुरंत अपना सिर कार की खिड़कियों से बाहर निकाल लिया। उनके हाथों में सबमशीन बंदूकें थीं और वे उस पर गोली चलाना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से इन लोगों की गोलियों की आवाज सुनने से पहले ही तांग जेन इन लोगों की स्तब्ध निगाहों के नीचे भूत की तरह अपने मूल स्थान से गायब हो चुका था। उसी समय कुछ गोलियां हवा में छलनी हो गईं। पापा, एक साहसी व्यक्ति जिसने अपना शरीर कार की खिड़की से बाहर निकाला हुआ था, खून बह रहा था। उसका सिर भी फट गया और हाथ में मौजूद सबमशीन गन की धूल भी नीचे गिर गई। उसका शरीर सड़े हुए मांस के ढेर की तरह कार की खिड़की पर लटक गया। उद्धरण चिन्ह। बंदूकधारी को मारने के बाद तांग जेन का शव एक ऑफरोड वाहन के पास से गुजरा। जैसे ही उसने बैंगनी इलेक्ट्रिक शॉट तलवार निकाली, उसके हाथ में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। शुआ शुआ शुआ, एक कमजोर लेकिन तीखी आवाज आई। तांग जेन के पास से गुजरने वाला ऑफरोड वाहन वास्तव में 10 मीटर से अधिक चलने के बाद रुक गया था। इंजन भी खराब हो गया था। प्लॉप। दूसरे साहसी आदमी ने, जिसने अपना शरीर खिड़की से बाहर निकाला हुआ था, उसकी आंखों में एक विस्मयकारी भाव था। फिर उसका ऊपरी शरीर कार के दरवाजे के साथ जमीन पर गिर गया जो बैंगनी बिजली से आधा कट गया था। उसने जो देखा वह खून और टूटी हुई आंतों का एक टुकड़ा था। उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा बचा होने के कारण वह अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह कमजोर होता जा रहा था। अंत में वह धूल से ढके आंतरिक अंगों के ढेर के साथ मर गया। ऑफरोड वाहन का चालक भी बैंगनी बिजली की चपेट में आने से नहीं बच सका। उसका हाथ घाव पर इस तरह दबा हुआ था मानो वह खून को छींकने से रोकना चाहता हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते ड्राइवर की सीट खून से लथपथ हो गई। उद्धरण चिन्ह। ऑफ-रोड वाहन में सवार अन्य 2 बंदूकधारी, जो बैंगनी इलेक्ट्रिक ब्लेड से घायल नहीं हुए थे, अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए और तांग जेन पर तुरंत गोली नहीं चलाई। तांग जेन ने 2 युवा दिखने वाले बंदूकधारियों को आकार दिया और उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने धीरे से हाथ ऊपर उठाया और तुरंत उसके हाथ में पिस्तौल आ गई। बैंग बैंग, 2 गोलियों के बाद दोनों निशानेबाजों को एक ही समय में उनकी भौहों के बीच में गोली लगी और वे गिरने वाले थे।
तांग जेन ने पलकें भी नहीं झपकाईं और उसने दो और दिमाग बाहर फेंक दिए। वे दोनों बंदूकधारी की भौहों के बीच गोली के छेद से होते हुए उसकी कपाल गुहा में घुस गईं। वे केवल तभी रुके जब वे पीनियल ग्रंथि के करीब थे। खून से सना हुआ मस्तिष्क कपाल गुहा में हल्की सी चमक रहा था और उस पर उकेरे गए रन जीवित प्रतीत हो रहे थे। उसी समय दोनों बंदूकधारियों के शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज धीरे धीरे मस्तिष्क द्वारा अवशोषित हो रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 89 पुनर्जन्म गुप्त तकनीक के लिए सामग्री की तैयारी। 1 अनुवादक 54,96,90,339 तांग जेन द्वारा बेहद कम समय में कार्यों की इस श्रृंखला को पूरा करने के बाद अन्य दो ऑफ-रोड वाहन भी घूम गए और फिर से उसकी ओर चले गए। दुर्भाग्य से तांग जेन को अब इन बंदूकधारियों से उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। तांग जेन का शरीर एक अजीब तरीके से पीछे की ओर झुक गया, लगभग 90 डिग्री के कोण पर झुक गया, जिसके बाद दो बंदूकधारियों की भयभीत निगाहों के तहत तांग जेन के मूल रूप से खाली हाथों में अचानक दो मोटा गोले दिखाई दिए। मोटा शेल एक हथियार था जिसे तांग जेन ने पहले से ही अपने भंडारण स्थान में रखा था। वह मोटा शेल को बाहर निकालने से पहले भंडारण स्थान में उसकी सुरक्षा को हटाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकता था। खेल खत्म हो गया, भाड़ में जाओ। तांग जेन का शरीर तुरंत बिना प्रत्यंचा वाले रिकव धनुष की तरह सीधा हो गया। इसके तुरंत बाद दो मोटा के गोले ने कान को छेद देने वाली सीटी जैसी आवाज निकाली और दो ऑफ-रोड वाहनों पर हमला कर दिया। अध्याय 90 क्या आप अंधे हैं? अनुवादक 54,96,90,339 कियान लोंग और ताई सेंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और देखने के लिए टीले की ओर भागे, लेकिन वे जल्द ही अपने चेहरे पर कब्ज के भाव के साथ बिना कुछ कहे वापस लौट आए। तांग जेन को अभी भी बहुत कुछ करना था और उसके पास इन दो लोगों के साथ बकवास बात करने का समय नहीं था। उन्होंने कियान लोंग को सूची में मौजूद वस्तुओं के बारे में बताया और उनसे 2 दिनों के भीतर उन्हें इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करने को कहा। उसके बाद तांग जेन गुफा में लौट आया और इवानोव परिवार के घर के तहखाने में टेलीपोर्ट किया। सामग्री तैयार करने के लिए कियान लांग से मिलने के बाद उसे बाकी खुद तैयार करना पड़ा। आत्मा आवास की गुप्त तकनीक वास्तव में बहुत सरल थी और आवश्यक सामग्री दुर्लभ नहीं थी। हालांकि इसमें कई प्रमुख बिंदु थे और इन बिंदुओं के बिना इस गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की कोई संभावना नहीं थी। पहला मस्तिष्क था, जो आत्मा को स्थापित करने वाली गुप्त तकनीक की नींव था। आत्मा जितनी मजबूत होगी, रहने के लिए मस्तिष्क के स्तर की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। जहां तक एक सामान्य व्यक्ति की आत्मा की बात है, उसके ठहरने के लिए केवल स्तर एक मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। इसके बाद रून्स और सक्रियण मंत्र थे। रून्स को मस्तिष्क पर उकेरने की आवश्यकता होती है और जब वे ताजे रक्त के संपर्क में आते हैं तो वे स्वचालित रूप से काम करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि ही आत्मा का वास्तविक निवास स्थान थी। जब मस्तिष्क उसके पास पहुंचता था तो वह सबसे तेज समय में आत्मा को अवशोषित कर सकता था और उसे मस्तिष्क में निवास करा सकता था। अन्यथा एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर मर चुके हैं, तो उनकी आत्माएं भी शरीर के सार क्यूई के समर्थन के बिना जल्दी ही मर जाएंगी। सक्रियण मंत्र को मस्तिष्क के केंद्र में रखा गया था और इसे नक्काशीदार रूनों के साथ जप किया गया था। फिर उपयोगकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार आत्मा संचरण को सक्रिय करने के लिए पासवर्ड सेट कर सकता है या चुपचाप इसे डाल भी सकता है। तीसरा मस्तिष्क द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के साथ राक्षस के खून से खींचा गया विशेष जादुई चक्र था। इस जादू चक्र के बिना आत्मा को सुरक्षित रखने की गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इवानोव पर आत्मा निवास गुप्त तकनीक का सरलीकृत संस्करण इस्तेमाल किया। वह केवल शरीर में ही रह सकता था और अपनी इच्छा से न तो शरीर छोड़ सकता था और न ही प्रवेश कर सकता था। वह शरीर के प्रतिस्थापन को पूरा करने के लिए केवल तांग जेन की मदद पर भरोसा कर सकता था। अगर इवानोव ने तांग जेन की गुप्त तकनीक द्वारा तैयार किए गए शरीर का उपयोग किया होता तो वह 100% अनुकूलता प्राप्त करने में सक्षम होता। इससे उन्हें हर कुछ वर्षों में अपना शरीर बदलने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। दुर्भाग्य से
तांग जेन के पास फिलहाल ऐसा शरीर विकसित करने का समय नहीं था। अगर उसने ऐसा किया भी तो उसका इरादा इसे इवानोव को अब इस्तेमाल करने के लिए देने का नहीं था। केवल इवानोव को अपने शरीर को जीवित रहने के लिए बदलने के लिए टैंग जेन की मदद पर भरोसा करने से ही टैंग जेन इस आदमी को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएगा। हालांकि वह आत्मा निवास गुप्त तकनीक का उपयोग करते समय कुछ छोटी युक्तियां भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसका प्रभाव उसके शरीर को बदलने जितना स्पष्ट और प्रत्यक्ष नहीं होगा। तांग जेन ने सामग्री तैयार करने के लिए 2 दिन का उपयोग करने की योजना बनाई। तीसरे दिन आधी रात को वह पहला सोल लॉजिंग सीक्रेट तकनीक प्रयोग करेंगे। इवानोव परिवार के घर से बाहर निकलने के बाद तांग जेन शहरी क्षेत्र की ओर चला गया। जब वह एक कांटे से गुजरा, तांग जेन ने एक लंबी सुंदरता को एक कार को रोकने के लिए अपना हाथ लहराते हुए देखा। उसकी उपस्थिति को देखते हुए यह सुंदरता आइस बियर एलायंस की एक विशिष्ट सदस्य नहीं थी। इसके बजाय वह मिश्रित रक्त की लग रही थी। उसका फिगर सुडौल था और उसकी त्वचा बिना किसी रंग के धब्बे के बर्फ सफ़ेद थी। उसकी ऊंचाई लगभग तांग जेन के समान थी। उसने हल्के भूरे रंग का स्वेटर और जीन्स पहनी थी और उसके लंबे पैर बेहद सीधे थे। विशेष रूप से उसका सुंदर चेहरा, जो बहुत नाजुक और साफ था, जिससे लोगों को सहज महसूस होता था। तांग जेन के आइस बियर एलायंस में आने के बाद ये पहली बार था जब उसने कोई ऐसी सुंदरता देखी थी जो उसके स्वाद के अनुकूल थी। इसके अलावा आसपास बहुत कम लोग थे। वह भी कुछ पूछने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने धीरे से कार रोक दी। तांग जेन को कार रोकते देखने के बाद लड़की मुस्कुराई और कार का दरवाज़ा खोला, जिसके बाद वह अंदर बैठ गईं। तांग जेन को लगा कि लड़की के लंबे सुनहरे बालों में हल्की सी खुशबू आ रही है। वहीं इस लड़की के शरीर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तांग जेन ने सुना कि आइस बियर एलायंस के लोगों के शरीर से तेज गंध आती है, लेकिन इस लड़की की गंध से लोगों को मादक और आवेगपूर्ण एहसास हुआ। धन्यवाद महोदय, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस सड़क पर तेज गाड़ी चला सकते हैं? लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और एक रास्ते की ओर इशारा किया। उसके बाद उसने तांग जेन की ओर देखा और आगे कहा, मुझे पता है कि मेरा अनुरोध अनुचित हो सकता है, लेकिन मुझे वास्तव में कुछ जरूरी काम करना है। इसके अलावा यहाँ कोई अन्य कार नहीं है, इसलिए मुझे एक कदम उठाना होगा। तांग जेन ने लड़की को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद ऑफ-रोड वाहन थोड़ा घूमा, एक्सीलेटर पर कदम रखा और उस सड़क की ओर निकल गया। मुझे परेशानी के लिए खेद है, लेकिन मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है, सर। जब लड़की ने देखा कि ऑफ-रोड वाहन की गति तेज और तेज होती जा रही है, तो उसके चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति बहुत कम हो गई और उसने तांग जेन को बार बार धन्यवाद दिया। अगर यह सड़क शहर की ओर जाती है, तो मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूँ। आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, तांग जेन ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही उसने लड़की से कुछ सवाल भी पूछे जो वह पूछना चाहता था। सौभाग्य से ये लड़की स्थानीय थी। तांग जेन द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उसने सटीक उत्तर दिए। जब वे दोनों बात कर रहे थे, लड़की ने अचानक उनके सामने मोटरसाइकिलों की ओर इशारा किया और कहा, सर, कृपया उस मोटरसाइकिल को रोकने में मेरी मदद करें। ये चमड़े की जैकेट में वह गंजा आदमी है। तांग जेन ने लड़की की ओर देखा। उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में घुमाया और जबरदस्ती मोटरसाइकिल के रास्ते में घुस गया, जिससे लड़की ने जिस मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया था, उसे मजबूरन रुकना पड़ा। तांग जेन की कार रुकी ही थी कि उसने लड़की को ऑफ-रोड वाहन से बाहर कूदते देखा। फिर उसने चमड़े की जैकेट पहने युवक को खींच लिया और गुस्से भरे लहजे में उससे सवाल किया। तांग जेन ने कुछ शब्द सुनने के बाद उसे मामले की पूरी कहानी समझ में आ गई। गंजा युवक लड़की का बड़ा भाई था। घर पर उसकी मां बीमार थी। जब बड़ा भाई अभी अभी घर आया, तो वह अपनी मां के इलाज के लिए परिवार द्वारा छोड़े गए पैसे ले गया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका उपयोग अपने मोटरसाइकिल सवार दोस्तों के साथ एक सभा की तैयारी के लिए करने जा रहा था। जब लड़की घर लौटी और इस बारे में सुना, तो उसने तुरंत उसका पीछा किया और फिर सड़क के किनारे बस लेने का दृश्य हुआ। जब तांग जेन ने दोनों भाई बहनों को बहस करते हुए देखा, तो वह बीच में आने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये उनका पारिवारिक मामला था और बेहद संवेदनशील विषय भी। किसी भी समय बाहरी लोगों को इस तरह के विषय में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
तांग जेन इस समय परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुसीबत उसके पास आ गई। कुछ हटे कट्टे युवकों ने तांग जेन को घेर लिया, जिसके बाद उनमें से एक ने तांग जेन को शाप दिया, फतारांकन सी के, तुम शापित बंदर, क्या तुम अंधे हो? तुमने तो बस मेरी कार बर्बाद कर दी और मेरे भाइयों को डरा दिया। अगर तुमने मुआवजे के तौर पर $1,00,000 नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें आवारा कुत्ते की तरह मरवा दूंगा। इतना कहने के बाद युवक ने अपने हाथ में बड़ा बोली चाकू लहराया और तांग जेन का आकार माप लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके शरीर के किस हिस्से में चाकू घोंपना अधिक आरामदायक होगा। तांग जेन ने व्यंग्य किया। उन्होंने बिल्कुल भी कोई बकवास नहीं की। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और चाकूधारी युवक की नाक पर वार किया, जिससे उसकी नाक अंदर घुस गई। युवक चिल्लाया और जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी नाक बंद हो गई। जब उन्होंने जेन तांग को अचानक कार्रवाई करते देखा, तो किनारे पर मौजूद दर्जनों युवा तुरंत चिल्लाने लगे। एक के बाद एक, वे आगे बढ़े और जेन तांग को घेर लिया। उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे जो उन्होंने अभी अभी अपनी मोटरसाइकिलों से निकाले थे। उद्धरण चिन्ह। साइड में झगड़ रहे भाई बहन भी रुक गए। जब लड़की ने देखा कि तांग जेन को घेरा जा रहा है, तो वह आगे बढ़कर उसे बचाना चाहती थी। हालांकि उसके भाई ने उसे मजबूती से रोके रखा। अगर वो अभी भाग जाता तो ये कमीने शायद उसकी बहन को भी नहीं छोड़ते। अब वह बस इंतजार कर सकता था और आशा कर सकता था कि एशियन एलायंस के युवक की हत्या नहीं की जाएगी। हालांकि चीजें उस दिशा में नहीं गईं जिसकी भाई बहनों को उम्मीद थी। वह युवक, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह जल्द ही जमीन पर गिरकर विलाप करेगा, नहीं गिरा। इसके बजाय उसने एक त्रिकोणीय बैल से बना चमड़े का चाबुक लहराया और 1 दर्जन क्रूर युवाओं को तब तक पीटा जब तक वे चिल्ला नहीं उठे। त्रिकोणीय बेल्ट रबर और नायलॉन की रस्सी से बनी थी। यह एक अंगूठी के आकार की वस्तु थी जिसका उपयोग इंजन और अन्य उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये बहुत लचीला और मजबूत था। लोगों को कोड़े मारना बहुत दर्दनाक था। अक्सर एक कोड़ा शरीर पर एक आंख को पकड़ने वाला खूनी निशान छोड़ देता था। भाई और बहन ने केवल कोड़े की चमक की छाया देखी और शरीर पर पड़ने वाले कोड़े की आवाज अंतहीन थी। 1 दर्जन से अधिक युवकों की चीखें भी उठीं और गिरीं। ऐसा लग रहा था कि वे चकमा देना और पलटवार करना चाहते थे, लेकिन हर पल चाबुक उनके शरीर और चेहरे पर पड़ते थे। 1 दर्जन से अधिक लोग, उनमें से हर एक बिल्कुल एक जैसा था। उनकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो युवक के पास 1 दर्जन से अधिक हथियार हों। प्रत्येक हाथ एक व्यक्ति पर नजर रखने और फिर उन्हें कोड़े मारकर मौत के घाट उतारने के लिए समर्पित था। तांग जेन को शांत होने और रुकने में पूरे 3 मिनट लग गए। उसके आसपास कई नवयुवक थे जिनके कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। उनके शरीर का एक भी हिस्सा अक्षुण्ण नहीं था। कोड़े मारने से उनकी त्वचा सूज गई थी और कोड़े के निशानों से खून और कोशिका द्रव रिसता रहता था। यह एक भयानक दृश्य था। इतनी बुरी तरह से कोड़े मारे जाने के बावजूद इनमें से किसी भी युवक ने चिल्लाने तक की आवाज नहीं निकाली। वे बस कराह सकते थे क्योंकि वे आवाज निकालने में बहुत कमजोर थे। तांग जेन ने उन युवकों की ओर देखा जो जमीन पर खून से लथपथ थे। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। इस समूह के लोगों के खराब प्रदर्शन ने पहले ही साबित कर दिया था कि ये पूरी तरह से खलनायकों का समूह है। उनके लिए कोई सजा भुगतना बहुत ज्यादा नहीं होगा। असंतुष्ट भाई और बहन ने जमीन पर मौजूद दर्जन भर ताकतवर लोगों को देखा और फिर तांग जेन को देखा, जो चपटी नाक वाले युवक को थप्पड़ मारने के लिए त्रिकोणीय बेल्ट का उपयोग कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वह उनका रास्ता रोक रहा था। उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस भयानक आदमी की पृष्ठभूमि क्या थी? को-फाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।